क्या हार्श ट्रेनिंग मैंडेटरी है टू बिल्ड दैट बैटलफील्ड माइंडसेट? Harsh training only makes your mindset. It is a place for strong mindset to be a warrior. It is not a place for weaklings or sissies. फिजिकली आप 19 भी सो सकते हो, पर माइंडसेट में अगर वीक हो तो प्लीज डू नॉट ज्वाइन आर्म फोर्सेस. कश्मीर वैली के अंदर जब एक मिलिटेंट को पता चलता है कि आरआर वाले आ गए, तो कहते हैं कि वो अपनी पैंटेगिरी करेगा। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है लोगों के मन में? They had a misconception कि इनह्यूमन लोग हैं, वो मारते हैं पीटते हैं. आरआर is a permanent force which is deployed there for counter insurgency only. It has so much of information. With that, it has a उनके साथ रूथलेस नहीं रहोगे तो सर पे चढ़ जाएंगे आपके. मैंडेट आपने झप्पी मारने का नहीं दे रखा है उसको. So do you believe in the concept of Ghazwa-e-Hind? Do you believe me? It is 100% नहीं 1000% true. I can say that I've seen on ground after retirement. I've been to so many places. I go and see on street. So many Bangladesh people are selling. मैं पूछता हूँ कहाँ का नाम बोलता है, राजू कुछ बोलता है, तो चेक करो तो the guys from Bangladesh. Why are they here? Because हमारे लोकल कॉर्पोरेटर पॉलिटिशियंस या पुलिस वालों को उनको कोई मतलब ही नहीं है उससे. व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी? ग्रासरूट लेवल पे कुछ पता ही नहीं ना. इफेक्ट तो ग्रासरूट पे हो रहा है. पीपल हु आर वर्किंग फॉर आईएसआई टू मेक दिस Ghazwa-e-Hind, तो दे आर बीइंग यूज्ड. रिलीजन इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल टू प्रमोट देयर पॉलिटिकल एम. कारगिल हो चुका था. कारगिल में पाकिस्तान ने मुंह की खा चुकी थी. उसको बजाया था हमने पाकिस्तान को बुरी तरह, और वो हर बार बचता है, फिर भी आता है बेशर्म की तरह. तो कुत्ते की दुम जो होती है ना, टेढ़ी है, वो टेढ़ा ही रहेगा. Hi sir, welcome back to the Misfit Humans podcast. Thank you, Dhruv. Thank you very much. Sir, every decorated officer, every decorated soldier has a beginning. मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान, एक इंसान जो एक साधारण जीवन जी रहा हो, एक बच्चा जो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपनी गलियों में घूमता है, एंजॉय करता है, अपना बचपन और उन यादों को बटोरता है. एक दिन उसको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और वो जो क्या की तलाश होती है वो हर इंसान के लिए अलग होती है. कोई कहता है कि मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है कि मुझे तो ट्रक चलाना है, कोई बच्चा कहता है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा. बट बचपन में काफी बच्चों के मन में एक थॉट होता है कि फौजी बनना चाहते हैं. मम्मा पापा मैं फौजी बनूंगा. और ये जो भावना है ना, ये देश प्रेम की भावना, ये फीलिंग कहीं ना कहीं इंसान को समय के साथ बदलती हुई नजर आती है. बहुत लोग इस थॉट प्रोसेस को बचपन में जरूर लेके आते हैं, बट आगे आते जी नहीं पाते उस चीज को, क्योंकि धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि एक फौजी बनना कोई साधारण काम नहीं है, कोई ऐसा जॉब नहीं है जो कि इजी हो, राइट? और मैं बार बार बोलता हूं ये चीज कि एन आर्मी ऑफिसर बिकम्स एन आर्मी ऑफिसर जब उसके मन में एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है, एक मैडनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ जॉब. ये एक नौकरी नहीं है, ये एक ऐसा पेशा है जहां आपको डे 1 पे अपने आप को समझाना और बताना पड़ता है कि तुम जा रहे हो अपनी मर्जी से, बट कहीं ना कहीं तुम अपनी मर्जी से हो सकता है वापस ना लौट के आओ. I really want to understand and know कि आपका बचपन कैसा था, और वो कौन सा पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट था जब आपने ये डिसाइड किया अब जो करना है देश के लिए करना है, चाहे बेशक जान चली जाए. ध्रुव, तो ऐसा कुछ मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि मुझे जो करना है देश के लिए वगैरह, ऐसा वो था ही नहीं. बिकॉज मेरे घर में आई एम फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड. मेरे
नाना जी, मेरे दादाजी, ये दोनों स्वतंत्र सेनानी थे। और मेरे पापा, मेरे काका, चाचा, ताऊ, ये सब फौज में थे। और इसकी वजह से मुझे वो यूनिफॉर्म एक नेचुरली आई यूज्ड टू गेट इन्फ्लुएंस, अट्रैक्टेड। वो एक ग्लैमर यूनिफॉर्म में, एक यूनिफॉर्म पहनने की हर एक, जैसे आपने कहा बच्चों को इच्छा होती है, वो बच्चा ही था मैं। तो उसी बच्चे के इस एज में मैं लातूर से आता हूँ, एक छोटे गांव से आता हूँ। उस गांव से मैं उठ के सातारा सैनिक स्कूल में गया। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर सैनिक स्कूल सातारा। एंड उस चीज के पीछे एक विजन था मेरी माँ का। मेरी माँ को लगता था कि चलो आपको वर्दी पहननी है पापा जैसे, पर उसके ऊपर 2 सितारे लगवाओ आप। शी यूज्ड टू ऑलवेज फील कि यू शुड बिकम एन ऑफिसर। तो उसका विजन था। मैं तो नेचुरली आई वाज जिसको हम मराठी में बोलते हैं बाल कड़ू, इसका मतलब घर में ही आपको गुट्टी पिलाई थी। तो घर में ही हमारे गुट्टी थी, वो चाहे आप चाहो या न चाहो, वो एक नैसर्गिक चीज थी कि आपको यूनिफॉर्म में जाना है। उससे आगे हम कुछ देखते नहीं थे। पापा को देखा था, और जैसे फौज में पापा के साथ थे हम बचपन में, तो कंटोनमेंट में रहते थे। तो वो एक यूनिफॉर्म का एक नेचुरल ग्लैमर भी था, और एक मुझे लगता था कि यही चीज़ है हमारे लिए, दूसरा हम सोचते नहीं थे। और मैं जब सैनिक स्कूल में गया, तो सैनिक स्कूल में वहाँ एक्चुअली अच्छी तरह से और तराशा गया मुझे। वो जो जगह थी, वहाँ जो कमराडरी, टीम स्पिरिट, इंटर हाउस मैचेस, और हम गांव से गए थे तो थोड़ा सा जो मुंबई पूना के लड़के होते थे सातारा में, तो वो थोड़ा रिफाइंड होते थे। दे यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, दे यूज्ड टू स्पीक ऑन द स्टेज, ये बात करना, बिकॉज वन ऑफ द क्वालिटी विच वी रिक्वायर्ड टू बी एन ऑफिसर इज कम्युनिकेशन स्किल ना। तो वो कम्युनिकेशन उनका, ये सब मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था। तो वो वहाँ मुझे लगा कि यार मुझे भी ऐसा करना है। तो वहाँ कुछ मैं सीखता था स्कूल में। तो स्कूल हैज़ बीन अ क्रेडल फॉर मी टू डेवलप माई लीडरशिप क्वालिटीज देयर एज ए यंगस्टर, अनोइंगली अनोइंगली। हमको पता नहीं था। अभी 11th-12th में जब हम गए तो क्लैरिटी तब क्लियर हो गई कि यस, अभी यहाँ ही जाना है, वर्दी ही पहननी है। और वर्दी के साथ साथ उसमें तो उस समय, उस एज में ये नहीं था कि यार इसके साथ मुझे डिफिकल्टीज होंगी, कष्ट होगा, कोई वहाँ जाके लड़ाई में ये हो जाएगा, वो दिमाग में नहीं आता था। सिर्फ वो यूनिफॉर्म दिखता था, वो जो सैल्यूट फौजी का शूज एंड वो कैप, बेरे एंड परेड, सितारे अपने कंधे के ऊपर, स्टार्स, यही दिखता था यूनिफॉर्म। बिकॉज हमने स्कूल में हमारे जो ऑफिसर्स होते थे, हेडमास्टर्स वगैरह, वो उन्हीं को देखते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे हम। और जो हमारे जो सीनियर्स एनडीए में जाते थे, तो वो आके एनडीए के बारे में बोलते थे, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, हाउ विल बी एन ऑफिसर। तो वो एक ग्लैमर था फौजी बनने का। उसके साथ घर का दिया हुआ हमारा परंपरा, जो फादर और हमारे मदर ने बताया था, तो इसके वजह से मैं फौज में चला गया। उसके बाद एनडीए में थोड़ा रियलाइज हुआ कि भैया यस, ये डिफिकल्टी बहुत है। जो ट्रेनिंग एनडीए में कितनी टफ थी, तो उस ट्रेनिंग के दौरान कभी हमको क्रॉलिंग कराना, कभी रोलिंग होना, कभी डंडे पड़ते थे, कभी ड्रिल, कभी रात को पिट्ठू लगा के भागना। तो ये सब चीज़ें, वो डिफिकल्टी हमको आई। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उसको एंजॉय करने लग गए। When pain goes beyond a certain limit, you start enjoying that pain, and pain becomes your habit. And once it becomes your habit and your lifestyle, and nothing is stopping you. So that was और 11th-12th में हमने एनडी की अच्छी तैयारी की, यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया हमने, और एसएसबी में नेचुरली, बिकॉज हमने कहा था स्कूल में फ्रेंड्स थे, थोड़ा सा गाइडेंस था, naturally we got selected in first attempt only. Wow. And एनडीए ज्वाइन किया। 3 साल एनडीए में मैंने दिए, और एनडीए के साथ जहाँ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाया जाता है एनडीए में जी। एनडीए इज वेयर इट मेक्स योर माइंडसेट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इट टीचेस यू मोर लेसन्स ऑफ लीडरशिप एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑन ग्राउंड। तो वो वहाँ सीखा हमने विद ग्रेजुएशन तो है वहाँ करने के लिए, पर उसके साथ ये जो रेजिमेंटेशन, ये कमराडरी, ये टीम वर्क, लड़ना, तो वो ऑटोमेटिकली तो फाइटिंग स्पिरिट वहाँ डेवलप हो जाता है। कोई कंपटीशन है, क्रॉस कंट्री है, एक साथ हम भागते थे क्रॉस कंट्री में, टीम को जिताना, वो जो जुनून वहाँ और डेवलप हो जाता है। छोटे बच्चे के दिमाग का जुनून वहाँ शेप अप किया जाता है। एंड वही बच्चा देन उनके हमारे सामने रोल मॉडल वहाँ होते थे, हमारे इंस्ट्रक्टर्स
जो कैप्टन्स और मेजर्स होते थे, जो जिन्हें लड़ाई का एक्सपीरियंस है, जिनको एक्सपीरियंस है कॉम्बैट, तो वो हमारे लिए वहाँ के ट्रेनिंग करवाते थे। जो सिलेबस में सिखाया है, पेट्रोलिंग करो, एम्बुश करो, अटैक ऐसे होता है, डिफेंस, उसके अलावा उनके लाइव एक्सपीरियंसेस, उनके लाइव टीचिंग्स, वो हमको बहुत मोटिवेट करते थे। तो मेरे एक इंस्ट्रक्टर थे, उनका आई नॉट टेक द नेम बट फैंटास्टिक, ही यूज्ड टू मोटिवेट अस अ लॉट। उनका नाम हमने रखा था स्कैब। स्कैब मतलब क्या? स्कैब मतलब शौर्य चक्र एंड बार, SCAB। वाओ। तो ही वाज आवर एडजुटेंट। तो उनको देख के हमको लगता था कि यार मुझे भी ऐसे बनना है। तो वो ये चीजें हमको प्रोपेल करती है, मोटिवेट करती है एक दूसरे को देख के। तो स्कैब सर को देख के लगता था, वो बुलेट पे आते थे, हमको लगता था कि यार मुझे, इन्होंने इतने टेररिस्ट मारे, मुझे कहीं मौका मिलना चाहिए। एंड देन IMA में और ज्यादा डिटेल में हमको ट्रेनिंग मिलती है IMA में। और IMA में तो बिल्कुल आपको जेंटलमैन बनाया जाता है, फ्रॉम ए रॉ बॉय टू अ जेंटलमैन एंड ऑफिसर। वो क्वालिटीज हमें धीरे धीरे इम्बाइब करते हुए हम IMA से पास आउट हो गए। सर थोड़ा सा ना शुरू से शुरू करते हैं, मतलब आई रियली वांट टू टेक इट वेरी स्लो। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि वन डे एट अ टाइम। हाँ, क्योंकि यंग सिविलियंस, आई यूज द वर्ड सिविलियंस, ओके, जब वो NDA जाते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है। करेक्ट। क्योंकि दे कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जहां उन्होंने कभी वर्दी नहीं देखी, Yes. उन्होंने कभी हथियार नहीं देखे, उन्होंने कभी वॉर के बारे में उतना नहीं सुना जितना एक नॉन सिविलियन बैकग्राउंड यानी मिलिट्री बैकग्राउंड के बच्चे ने सुना और देखा होता है। या मिलिट्री स्कूल या सिविल स्कूल के बच्चों ने जो जितना सुना होता है, तो सिविल बैकग्राउंड के बच्चे उतना नहीं सुनते हैं। राइट। पर NDA ऐसे एक इंस्टीट्यूट है जहां सिविल बैकग्राउंड से जो बच्चा आता है उसको भी धीरे धीरे तराश के 3 साल बाद उस लेवल पे लिया जाता है। राइट। सिविल स्कूल के बच्चों को पहले 6 महीने में एडवांटेज होता है। जो मिलिट्री स्कूल के बच्चे हैं, दे हैव एडवांटेज राइट फॉर फर्स्ट टू 6 to maybe 1 year. उसके बाद the time they come to 3rd year, everybody is at par. So that is the institution, that is the way we are trained. The basic minimum standard achieve करने के लिए होता है, वो किया जाता है। कुछ सिविलियन बच्चे, यस, उनको थोड़ा टाइम लगता है, डिफिकल्टी लगती है उनको, फिजिकली, स्पेशली फिजिकली पेन होता है, बट आई टेल यू व्हाट हैपेंस। अभी अगर आपको यहाँ से बोला कि 10 किलोमीटर भागना आपको अकेला, आप सोचोगे कहाँ भागूंगा, कैसे भागूंगा, और वही अगर ग्रुप में आपको छोड़ा जाता ना, दैट ग्रुप विल टेक यू। तो वहाँ दैट इज व्हाट द ग्रुप डायनामिक्स हेल्प्स यू टू ट्रेन टुगेदर। वो जब सिविलियन बच्चा है या कोई मिलिट्री स्कूल का है, कोई कहीं से आ रहा है विलेज बैकग्राउंड से, सब एक साथ ग्रुप में विद द इंस्ट्रक्टर्स पुश, ऑटोमेटिकली ग्रुप में दे स्टार्ट मूविंग टुगेदर, देयर दे डेवलप द कैमराडरी। तो ग्रुप अपने आप कैरी करता है आपको। सर सैनिक स्कूल से पढ़े हुए बच्चे के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं जब वो NDA जाता है? देखो, एडवांटेज होते हैं मोस्टली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लॉन्ग रन हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। स्पोर्ट्स में जैसे कोई हर एक, जैसे NDA में स्क्वाड्रन्स होते हैं, ए अब जिसको बोलते हैं A मतलब अल्फा स्क्वाड्रन, ब्रावो, ऐसे अलग अलग स्क्वाड्रन्स हैं। तो स्क्वाड्रन में उनको स्पोर्ट्स में थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज दे हैव प्लेड स्पोर्ट्स सिंस बचपन से, 6-7 क्लास से। तो सिविल बच्चे कुछ दे आर वेरी गुड, सम ऑफ दे हमारा नेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, तो कुछ होते हैं, पर कुछ नहीं होते हैं, तो वो धीरे 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 पिकअप करते हैं। तो वहाँ बड़ी सिस्टम भी होता है NDA में, तो एक दूसरे का बड़ी सिस्टम बनाया जाता है। तो एक दूसरे का बड़ी सिस्टम, बड़ी के ऊपर एक होता है, हर एक बड़ी के ऊपर दैट इज कॉल्ड एज ओवर स्टडी। ओवर स्टडी मतलब फर्स्ट सेकंड टर्म के बच्चे जो हैं उनके ऊपर एक थर्ड टर्म का बच्चा होता है जो उनको तराशता है, सिखाता है, एंड ही इज ट्राइंग टू गाइड देम फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फॉर देयर एकेडमिक्स, फॉर देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक टीम बिल्डिंग है वहाँ, प्रोसेस है। तो उसमें ब्यूटिफुली, नोइंगली अनोइंगली, तब तो लगता था NDA में यार कितना तो हमको पनिशमेंट मिलता, कितना हमको भारी है, लगता था। जब पास आउट होते हो, जब आप ऑफिसर बनते हो, आप रियलाइज करते हो कि यार देखो मैं इतना कुछ कर पाया। तो इन NDA इट इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट, इट इज ऑल मेंटल। सर आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे NDA में? मतलब आई हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज अबाउट NDA एंड IMA। आपके NDA डेज कैसे थे? हाउ वर यू एज अ कैडेट
कैसी लाइफ थी? What are the memories that you can Beautiful, still recall? beautiful memories I have. I have really thoroughly enjoyed my India training days. Yes, they were tough at times. Punishment भी बहुत खाई है मैंने, और स्पोर्ट्स में बहुत पार्ट लिया है. पीटी वगैरह में मैंने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं. Right. जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ कुछ जैसे होता है ना, इफ यू अचीव समथिंग, तो पीटी में वो बोलते हैं, जैसे एक लेवल है उसको बोलते हैं मेरिट कार्ड, एक लेवल है हाफ ब्लू, तो उसके लेवल है ब्लू, ऐसे लेवल्स होते हैं. तो अचीव्ड सम गुड इन पीटी में, अच्छा अचीवमेंट किया मैंने. उसी के साथ फुटबॉल में थोड़ा सा किया. तो स्पोर्ट्स में, बिकॉज ऑफ फ्रॉम सैनिक स्कूल, तो स्पोर्ट्स में थोड़ा एक्टिव था मैं, एंड उसकी वजह से मुझे एडवांटेज मिल जाता था थोड़ा सा. सो दैट इज वन थिंग. उसके साथ स्पोर्ट के साथ एकेडमिक्स में मैं इंडिया में इसलिए गया था कि मुझे लगता था कि पढ़ाई कम है, पर इंडिया में जाने पता चला कि पढ़ाई है यहाँ भी. Right. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी वांटेड टू जॉइन एनडीए. एनडीए जाने के बाद सिर्फ ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई कम होती है, पर पढ़ाई है वहाँ भी है. और आजकल तो अलग ही चेंज हो गया है. अभी तो टेक्निकल एंड ज़्यादा इंजीनियरिंग डिग्री आ गई है. हमारे टाइम आर्ट्स और ओनली साइंस डिग्री थी, तो मैंने आर्ट्स लिया था. सो पढ़ाई में आई वाज अब एवरेज, बट स्पोर्ट्स में एंड ऑल अदर इसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता था. तो दैट इज वन थिंग विच आई रियली एंजॉयड. एंड उसी के साथ साथ जो कमराडरी जो हमारी बनी, एनडीए में फ्रेंडशिप बनी है, वो अल्टीमेटली एक्सट्रीम लेवल की. सैनिक स्कूल के मेरे फ्रेंड्स आज भी मेरे साथ हैं, और एनडीए के फ्रेंड आज भी हम टच में रहते हैं. जो कमराडरी बनती है, इट इज नॉट फॉर ओनली वन प्लेस वहाँ 3 साल के लिए, इट इज लाइफ टाइम. दैट इज द कमराडरी विच वी हैव. सर, सबकी कुछ ना कुछ कहानी होती है और सबकी कुछ ना कुछ यादें होती हैं. यादें कुछ ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर कहीं ना कहीं एक मलाल बन के रह जाती हैं. कुछ यादें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर इंसान चीयरफुली उनको याद करता है. कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मेरे दोस्त थे एनडीए टाइम में, आईएमए टाइम में, जो कि आगे चल के देश के लिए शहीद हो गए. उनकी यादें, और कुछ ऐसी दोस्ती होती है एनडीए आईएमए में, चाहे आपने साथ में सर्व ना करा हो एज एन ऑफिसर, बट वो दोस्ती इतनी मजबूत होती है, गहरी और मजबूत होती है. एग्जैक्टली. वो मरते दम तक आपके साथ रहते हैं. आपका समय कैसा था? मतलब हाउ वाज योर टाइम? देखो, मैं आगे बोलता हूँ, जो मैं अभी भी बोल रहा ना, जो इमोशनल बॉन्डिंग सैनिक स्कूल में और एनडीए में जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है, बिकॉज यू आर एडोलेसेंट है, आप ग्रो कर रहे हो, और आपके पास दूसरा कोई नहीं है. आपका माई बाप इज योर फ्रेंड, योर बडी. आप सब कुछ वही बता रहे हो आप उसको. यू शेयर एवरीथिंग विथ हिम. एक सुई से लेके अगर आप बेस्ट ऑफ द थिंग है, आप उसका शेयर करते हो, तो इसीलिए वो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनता है. मैं अगर एक जैसे सपोज कुछ लड्डू लेके आता हूँ ना, हम 3-4 मिलकर खाते थे सैनिक स्कूल में. जैसे वी टर्म कॉल स्टॉक मतलब खाने चीजें आती, जब छुट्टी से आएंगे सब अपना अपना लेके आते थे. तो मेरे पास जो है उसको शेयर करूंगा, उसका वी यूज्ड टू शेयर विथ ईच अदर. और वो स्टॉक अगर उसके पास नहीं है, उसका खत्म हो गया है, तो आई विल गो एंड हेल्प हिम आउट एंड गिव इट टू हिम. तो वो जो बॉन्डिंग होती है, जैसे एग्जांपल एनडीए में क्या होता है, इतना ज्यादा हेवी रूटीन होता है, इतना ज्यादा टफ रूटीन होता है वहाँ, कि कभी कभी यू हैव टू मिस ए ब्रेकफास्ट. इन द मॉर्निंग यू हैव अ पीटी परेड, इमीडिएटली वी हैव ड्रिल आल्सो. उसको डबल बोलते हैं, पीटी एंड ड्रिल. कभी कभी 2 पीरियड ड्रिल होते हैं, उसके बाद इमीडिएटली यू हैव टू चेंज विद इन 30 मिनट्स एंड गो हैव ब्रेकफास्ट, गो टू द क्लासेस. फ्रॉम 8:20 से लेके अगेन 1:30 तक क्लास होता है. तो इफ यू मिस ए ब्रेकफास्ट, देन व्हाट? देन यू टेल हिम, पीटी समय तुझे पता है कि यार मैं लेट होने वाला हूँ, तो आई जस्ट टेल हिम, प्लीज पैक ब्रेकफास्ट फॉर मी, पैक ए ब्रेकफास्ट फॉर मी. मैं जाऊंगा, अपना चेंज करूंगा, तो वो क्या करेगा, मेस में जाएगा, अपने उसके हैंकरचीफ में अपना ब्रेकफास्ट पैक करेगा, खुद भी खाएगा, उधर से 2 धीरे से ब्रेड उठाएगा, एक ऑमलेट पैक करेगा धीरे से और जेब में डालेगा. उसको पता है ये पनिशमेंट मिल सकती है उसको, फिर भी वो मेरे रिस्क लेगा और लेके डालेगा जेब में मेरा कोस्मेट, और धीरे से क्लासेस में जब मैं वहां से पहुंचूंगा और यहाँ से पहुंचेगा क्लासेस में, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अटेंड, तो ले आएगा. तो वो थोड़ा सा जो एक सूखा सा ब्रेड और थोड़ा सा ऑमलेट मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए वो अमृत होता था हमारे लिए. इतना बढ़िया, वो धीरे धीरे हम खाते थे. तो वो एक शेयरिंग, दैट इज व्हाट हाउ कमराडरी इज बिल्ड. दैट इज वन एस्पेक्ट. कैंप में तो कभी कभी सबसे ज्यादा दोस्ती हमारी कैंप में होती थी. कैंप में हमको फर्स्ट सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में, सेकंड टर्म में, फोर्थ में और सिक्स्थ में कैंप होते हैं हमारे. हमको वो पहाड़ों में लिया जाता है, सह्याद्री के पहाड़ों में. वहां रात को डिगिंग खोदने के लिए बोला जाता है, अपने खुद के टेंट लगाने होते हैं, टेंट के आसपास डिगिंग करनी होती है.
तो कोई रात को ज़्यादा डिगिंग करता है, कोई कम करता है, कोई थक जाता है। जैसे आपने कहा कोई सिविल बैकग्राउंड से है, कोई सैनिक स्कूल बैकग्राउंड से, कोई तो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं। वहाँ जाके जब कोई खोदता नहीं है तो फिर कभी कभी झगड़ा भी होता है, यार तू ज़्यादा काम किया, मैंने काम किया। तो वहीं फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या मैं कोई ऐसा हमारा इसमें से कोई वीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैं और मेरा एक फ्रेंड होता था, तो सातरे उनका नाम था, तो वो हम क्या करते थे, बाकियों को बोलते जो हमें थोड़ा सा भागने में कम है उनको हम आगे लगाते थे, चलो आप आगे चलते रहो, भागते रहो, क्योंकि कैंप में कंपटीशन होता है। एक रात में आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर वन नाइट, तो सिस्टम में तो 50 किलोमीटर का रूट मार्च होता है रात को कंपास और मैप देखते हुए आपको, आजकल जीपीएस सब कुछ है, उस समय तो कुछ था नहीं, 94 की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं था। रात को हम भागते थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, पहाड़ क्रॉस करके रात में पिच डार्क नाइट में, कोई नीचे राइफल गिर रही है, कोई बंदा गिर रहा है, उसको उठाना है, अपना सामान उठाना है, खुद का सामान उठाना है। अगर कोई थक गया तो हम क्या करते थे, उसका भी पिट्ठू हम लेते थे और राइफल किसी और को देते थे, और जिसको चोट लगी है उसको तीसरा बंदा लेकर जाता था। एम था कि अपनी टीम को एक साथ पहुंचाना है, अकेला तो कोई पहुंच सकता है। दैट मीन्स देयर द सीड ऑफ कमराडरी, कि नॉट टू लीव यूर इंजर्ड्स आर डेड बिहाइंड इन द एनिमी, ये हमको वहां सिखाया जाता। वो जो लेसन है वहां सीखते हैं हम। So, वो हमारे कोर्समेट्स कुछ थे जिसको कभी चोट लगता था, तो आई हैव कैरिड LMG, समटाइम आई हैव कैरिड पिट्ठू, मैंने कैरी किया है अपने कोर्समेट्स का। बहुत बहुत तगड़ा बॉन्डिंग हो जाता है वहाँ। किसी किसी के पैर में चोट लग जाती है तो उसको उठा के हम ले गए हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज। सो जो जीतना भी है और अपनी टीम को ले भी जाना है, तो दैट एटीट्यूड ऑफ फाइटिंग एज वेल एज टेकिंग योर टीम इज डेवलप्ड देयर। तो ये मेरी यादें हैं वहाँ की। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि हमने पनिशमेंट भी खाई एक दूसरे के लिए। राइट। कभी कभी हम क्या करते थे, चलो हमने कोई बंक मार दिया क्लास। अच्छा, वहां भी क्लास बंक यस, वहां भी क्लास बंक करते थे। अभी क्या बहुत नींद आ रही है, बहुत सुबह हमने रगड़ा खाया है, उस्ताद ने बहुत रगड़ा दिया है, ड्रिल उस्ताद ने, फिर पीटी उस्ताद ने रगड़ा दिया है। अब ब्रेकफास्ट खा लिया तो क्या होगा, नींद तो आएगी। अब हम सो गए क्लास में, अब दूसरी क्लास में जाना भूल ही गए, तो वहां रिपोर्ट आ गई एब्सेंट की। तो रिपोर्ट आ गई तो जाएगी एडजुटेंट के पास, एडजुटेंट के पास से जाएगी वो हमारे स्क्वाड्रन, हम जहां ऑफिस में। बोला कहाँ थे, बोला सर वो गलती से। बोला ओके, 3 रेस्ट्रिक्शंस, मतलब 3 दिन आपको पनिशमेंट, सुबह शाम दोपहर को, या फिर संडे को बोलेंगे सिंहगढ़। अब नाम सुनोगा तो किला, सिंहगढ़ किला है जो पुणे के जस्ट आउटस्कर्ट में, एनडीए से थोड़ा सा दूर है, उसका नाम है, पहले बोलते थे उसको कोंडाना, अभी उसको सिंहगढ़ बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सिंहगढ़ किला है, वहां पनिशमेंट मिलती थी, पिट्ठू लगाओ, पूरा का पूरा बजरी लगाओ, राइफल लो, भागते जाओ। 11 किलोमीटर भागना है, वो पहाड़ी चढ़नी है 700-800 मीटर ऊपर, फिर नीचे उतरना है, फिर वापस आना है एक टाइम लिमिट में। सो इट इज टू मेक अस मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो पनिशमेंट भी बहुत इंजॉय किया उस समय, लगता था, पर बाद में दैट हैज मेड अस टफ। तो इंडिया एक्चुअली इट्स अ क्रेडल ऑफ लीडरशिप। वो बच्चों को कैसे लीडर बनाना है वो वहां बनता है। और IIMA में जो है, यहाँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्यादा है, कैसे अटैक करना है, कैसे डिफेंस करना है, कैसे आपको एम्बुश में जाना है, 3 दिन कैसे चुप बैठना है, कैसे आपको वहां जाना है। जैसे आपने जो कहा ना, मेरे एक फ्रेंड थे जो माय रूम बड़ी मेट, एंड सैनिक स्कूल में मेरे एक फ्रेंड थे जो कर्नल संतोष महाडिक, आपने सुना होगा जी। तो excellent bond we had, but unfortunately we lost him in 2015, and one of my buddy in my roommates in IIMA सिंगड़ कंपनी में थे हम, तो अगेन वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश में गए। सो वो है, पर वो जो उनकी जो यादें हैं, उन्होंने जो सिखाया है मुझे, हम कभी नहीं भूल सकते। जो बॉन्ड कभी नहीं, वो ऐसा बॉन्ड है ना कि आपके फैमिली मेंबर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपके गर्लफ्रेंड या आपके फैमिली जो है, आपकी वाइफ, उससे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता है उस समय। बाद में आप चलो आफ्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शादी उदी हो जाती है, फिर आप 10-20 साल फैमिली में रहते हो, तो थोड़ा सा धीरे धीरे आपकी यादें उनसे दूर हो जाते हो, पर दिल में जो प्यार और जो रिस्पेक्ट और जो कमराडरी उसके लिए है, फ्रेंड के लिए, वो और किसी के लिए नहीं आ सकती। तो ऐसा तगड़ा बॉन्ड बनता है वहाँ, इसीलिए हम एक साथ लड़ पाते हैं। सर, ये जो आपने एक बात बोली ना, द मेमोरीज, राइट, कहीं ना कहीं यादें ही इंसान के साथ रहती हैं। और
वो बातें बन के रह जाती हैं, यादें। आपने अपने बहुत खास लोग खोए हैं। कल संतोष महाडिक जो बताया मैंने, जो शौर्य चक्र और सीतामढ़ी मेरे सैनिक स्कूल के बड़ी थे, मेरा बेड उनका बेड बगल बगल में था। एंड सुनील गणपति, ही वाज माय रूममेट, ही वाज आल्सो अ फैंटास्टिक ऑफिसर, अ सोल्जर एंड अ वॉरियर, ये दोनों। एंड बस मैं था कि मैं बच गया हूँ। वो लकी है, दैट इज व्हाट वन ऑफ द क्वालिटी। जनरल थिमैया हमारे थे जी, जनरल थिमैया, उनके जो एक छोटी सी किताब है उनकी, है ना, ऑन दी उनकी जो बायोग्राफी में, ही सेज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ सोल्जर इज टू बी लकी। बहुत से क्वालिटी है, करेज होना चाहिए सोल्जर में, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये सब है, फाइटिंग ना स्पिरिट होना चाहिए, पर उससे भी एक ज्यादा है, वो है टू बी लकी। बिकॉज वॉर में every soldier is there to fight and he'll fight, ठीक है, but some of them are lucky to be alive, so that luck factor is one of the quality। इसलिए मैं I think I am there to talk to you, क्योंकि संतोष महाडिक के सर में लग गया तो he is there, ऊपर स्वर्ग में है, जहां भी है, you know, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और मैं पैर में चोट लग गया इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूं आज। That is the luck which I'm just talking because of that। सर मैं जानना चाहता हूँ, मतलब आपने ना कर्नल संतोष का नाम इतनी बार लिया और इतने इमोशन से लिया ना, आई रियली वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट हिम। मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँ, किस तरीके के इंसान थे और आपकी क्या यादें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब आपके शब्दों से आई कैन फील द इमोशन कि कितने प्रिय रहे होंगे वो आपके। देखो, संतोष महाडिक वाज विथ मी फ्रॉम क्लास 6th, सैनिक स्कूल में 6 से लेके वी वेर देयर टिल 12th। तो 6th 7th में थोड़ा कम था बॉन्डिंग, पर 8th से जब एक साथ हम आए, एवरी फुटबॉल टीम ही वाज माय गोलकीपर। आई वाज फुटबॉल टीम कैप्टन, ही वाज द गोलकीपर, एवरी टीम विच डू, एंड वी रिप्रेजेंटेड आवर स्कूल टिल स्टेट लेवल। तब तक वो हमारा गोलकीपर था। द पेशेंस ही यूज्ड टू हैव, आई वाज वेरी एग्रेसिव, अभी भी मैं बहुत इम्पेशेंट हूं, बट वो काम, कूल एंड दैट स्टडी, ही वाज स्टडी, गोलकीपिंग में वो स्टडी, काम, कूल था। एंड जैसे कुछ कभी गोल हो गया तो मैं हड़बड़ा जाता था, मैंने यार अभी गोल हो गया, वी हैव टू फाइट इट बैक, विल गो बैक, आई यूज्ड टू गोइंग अगेन, सर कूल, हो जाएगा, डोंट वरी, हम जीत जाएंगे। तो वो जो काम, स्टडी, कूलनेस, उसकी जो क्वालिटी थी ना, वो जब मैं धीरे धीरे आई ग्रीव सीनियर एंड जब हम ऑफिसर बने, और तब रियलाइज हुआ कि यार एज ऑफिसर यू हैव टू बी काम एंड कूल एट टाइम्स, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इन लड़ाई में जो डिसीजन मेकिंग है ना, इट हैज टू बी विद काम हेड। तो वो उसकी क्वालिटी मुझे बहुत भाती थी। करेज तो मतलब मैं सैनिक स्कूल अमन जो एक साथ थे तो करेज तो है ही है, बट उसके अलावा अ लीडर अंडर स्ट्रेस, अंडर फायर हैज टू बी काम एंड कूल, राइट। सो दैट वो मुझे बहुत इंप्रेस करता था उसका। ही वाज अ बॉक्सर एंड बॉक्सिंग के साथ साथ जैसे कंपैशन, प्यार वो था। और बिफोर ही वीरगति प्राप्त हुए तो 1 महीना पहले हमने एक दूसरी बात की थी। कुछ ऐसा था कि आर्मी में मेरे साथ कुछ ऐसी चीज थी, मैं वो कुछ हासिल नहीं कर पाया था, और वो उसको कुछ उसने कर लिया था। तो ही वाज जस्ट कंसोलिंग मी, बोला डोंट वरी सचा, ही यूज्ड टू कॉल मी सचा, डोंट वरी। तो दैट स्पिरिचुअल एंगल इन सोल्जर, वो सब में नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स शुड हैव दैट स्पिरिचुअल एंगल। तो वो उसमें स्पिरिचुअल एंगल था, और वो यूज्ड टू टेल मी डोंट वरी, everybody has a time, will come, patience, there is a path which God has carved for you, you deserve much more than this, because मुझे शौर्य चक्र मिला, सेना में मिला, उसको पता था, एंड कॉम्पिटिशन उसको पता था। तो he used to say में कि ऐसा हो सकता है, डोंट वरी। तो जो उसका कामनेस हो, जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था ना उसमें, वो अल्टीमेट था। दैट इज व्हाट आई एडमायर अबाउट हिम। सर ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे उनके जिसने आपको मोटिवेट किया उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको लग रहा था कि ये चीजें नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही? इवन इफ इट इज इन मराठी, आई रियली वांट टू हियर इट फ्रॉम यू कि उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे। क्योंकि लाइफ में ना बहुत लोग बहुत सारी चीजों से निराश हो जाते हैं, और उस निराशा से बाहर आने के लिए उसको
कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से एक मोटिवेशन चाहिए होती है, राइट? एग्जैक्ट वर्ड्स देखिए, अभी तेरे लिए कुछ और है, तू मत सोच तुझे वही चाहिए, हो सकता है गॉड हैज गिवन समथिंग एल्स टू यू। ठीक है, जो दूसरा दरवाजा है उधर देख, जो दरवाजा बंद हुआ उसके तरफ मत देख। तो दिस इज व्हाट ही हैड टोल्ड मी, सो आई एम अलाइव, दैट इज व्हाट आई फील कि यार मैं लकी हूं कि मैं बात कर रहा हूं। सो मे बी ही वांटेड टू टेल मी दैट। सर, एनडीए आईएमए shapes a boy into into a a man, into an officer, into a warrior, into a warrior. yes. आपका सबसे बिगेस्ट लेसन क्या था जिसने आपको जिंदगी जीना सिखाया? In the school and In the- IMA in and the or in the जिंदगी में, In the academy. in the academy, survival. Survival is the key for you. Mentally be very, very agile and be able to survive. That is the lesson which has taught me in the school and in NDA. I'm just giving you one line. There are many lessons, but survival is the key for everything in life. You should be working every day, get up every day and work for your survival. That attitude अगर है तो आप कहीं फेल नहीं हो सकते. सर, एनडीए And that is what the attitude which I had, and that translated when I joined RR राष्ट्रीय राइफल्स जब मैं गया, तभी मुझे उसका बहुत फायदा हुआ. सर, एनडीए आईएमए के टाइम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? पनिशमेंट्स हैं, गर्लफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स भी हैं, राइट? लाइक सो मेनी थिंग्स, बट सब मैं कहूंगा कुछ ना कुछ तो खुराफाती करते हैं, राइट? एंड वो जो मोमेंट्स होते हैं, आई थिंक वो मोमेंट्स भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी मोड़ में आपको याद आते हैं और आप सोचते हो कि यार वो भी दिन थे. व्हाट आर दोज मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ? नहीं देखो, उस एज में ना, अगर उस एज में खुराफाती नहीं करोगे तो कब करोगे? हाँ. वो 16 साल के बच्चा जब हम एनडीए में जाते हैं, 16-17 हाँ. साल में, और 21 साल तक हम 21 साल में अफसर बन जाते हैं, तो वी आर अंडर डिसिप्लिन, ट्रेमेंडस डिसिप्लिन. Right. बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो जो एडोलेसेंट की जो खुराफाती होती है ना, वो निकलती है बाहर. कभी हम शॉर्टकट लेना, कभी हम एनडीए से धीरे से रात को भाग जाना और जाके कुछ नहीं, वो सिर्फ ढाबे में जाके खाना, वो खाने के लिए, बाहर का खाने के लिए रिस्क लेना, रिस्क लेना सिर्फ खाने के लिए बाहर जाके कि ढाबे वाला खाना है. कभी कभी रिस्क लेना कि कुछ हमें किसी से मिलना है, किसी से. हाँ, कुछ हमारे कैरियर्स, हमारे कोर्समेट्स होते थे. हाँ. तो जो पकड़ा नहीं गया, जब पकड़ा गया तो वो बहुत पनिशमेंट, 28 डेज रेस्ट्रिक्शन, 28 दिन पनिशमेंट लगातार. तो कुछ ऐसे कैरियर्स थे हमारे सीनियर्स या कोर्समेट्स से हमारे बैच में, जी. ही यूज्ड टू से वर्थ इट, इन द Worth it. पनिशमेंट इज वर्थ इट. हाँ, अगर वाओ. सब तो वो उसमें वो उसको एक किक मिलता है ना कि उसने वो जाके रूल तोड़ के वो अचीव किया. वॉट एवर इज दैट, XYZ, वो गर्लफ्रेंड को मिलने गया, पकड़ा गया, और नहीं पकड़ा गया तो ठीक है, अगर पकड़ा गया तो 28 डेज वर्थ इट है क्या? तो वो सब कोई बोलते हाँ वर्थ इट है. सो ऐसे भी है. फ्यू ऑफ देम से क्योंकि हम जाके बाहर जाके ढाबे में खाना खा के आए हैं, तो वर्थ इट है क्या खाना? इंडिया में इतना अच्छा खाना है, फिर भी कुछ खुराफाती है दिमाग में, जाके खाना है तो खाने के लिए आपको 7 दिन सजा मिल गई, तो वर्थ इट है क्या? सो दैट इज ऑल. टुडे वी लुक बैक, यू से इट इज फन, इट इज moments which we always enjoy that, कि अरे हमने ऐसे किया था, तो है वैसे एंजॉय. सर, सबकी कोई ना कोई फेवरेट पनिशमेंट होती है, हाँ, राइट? एंड ये जो लाफ्टर है ना, ये इसलिए है क्योंकि इतना रगड़ा, इतनी पनिशमेंट, जितना रगड़ा फौज में उतना तगड़ा, याद रखना. जितना रगड़ा उतना तगड़ा. जो हमको ट्रेनिंग में उस्ताद बोलता है, कैडेट जितना जूते को चमकाएगा उतना चमकेगा, और जितना कैडेट को रगड़ेगा उतना वो तगड़ा बनेगा. तो ये हमारे ड्रिल उस्ताद के वर्ड्स होते थे. सो ड्रिल उस्ताद आल्सो प्ले ग्रेट रोल इन आवर लाइफ. सर, आपके टाइम पे देवी सिंह जी वहीं थे? देव सिंह राठौर सर हमारे यहाँ थे,
बहुत फेमस है वो। हाँ। वो IMA में थे मेरे साथ, IMA फैंटास्टिक। उनके डायलॉग तो सुनने लायक होते थे सर उनके बारे में वो जानना बोलते चाहता थे हूँ। हमारे ड्रिल उस्ताद कि IMA में जैसे अब परेड हो रही है तो हाँ। बोला जेंटलमैन कैडेट तुम्हारा ड्रिल ऐसा होना चाहिए कि जो मसूरी में IAS ऑफिसर वहां ट्रेनिंग कर रहा है उसको पता चलना चाहिए कि भारतीय रक्षा अकादमी में लोहा बन रहा है। सो दैट इज द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन दे यूज्ड टू गिव अस, अल्टीमेट। सो एक वो थे, कुछ हमारे उस्ताद एक थे DS यादव, NDA में थे हमारे यादव जी। साहब, तेरा कुमाऊं पता होगी ना, 120 जवान जो जी। बोलते थे कैडेट आपका डिगिंग ऐसा होने चाहिए, इस टारमेक के ऊपर डिगिंग कर रहे हैं हम शूज के साथ, ऐसा डिग होना चाहिए कि खड्डा होके उसमें मेंढक डरकाना चाहिए। तो ऐसे डायलॉग, कभी कभी तो ऐसे बेल्ट से खींच के उठा देते हमको। और वही उस्ताद जब आप अफसर बन जाते थे तो आपको आके जिस दिन पासिंग आउट आगे सैल्यूट करते थे, तो एक बॉन्डिंग भी जो होता है ना उस्ताद के साथ अल्टीमेट हो जाता था। तो आई एम रियली रियली लकी कि हमको एक ऐसे उस्ताद भी मिले जिन्होंने हमको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ एक ऐसे लेसन सिखाए जो हमें ट्रेनिंग के बाद जो एक्चुअल लड़ाई में काम आए, जो कमराडरी जिसको बोलते हैं। सर मैं देवी सिंह राठौर जी के बारे में और एक जानना चाहता हूँ क्योंकि ना उनका नाम सुनते ही, क्योंकि मैंने उनका इतना नाम सुना है, उनके बारे में इतना सुना है कि आपसे बात कर रहा हूं उनका नाम लेके मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्योंकि बताते हैं कि जब वो इंस्ट्रक्शंस देते थे, वो कुछ बोलते थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जोश कम ना भर जाए। हाँ। वही है, देखो देवी सिंह राठौर साहब हमारे टाइम थे व्हेन आई वाज इन IMA। हाँ। तो पासिंग आउट के समय जी, दैट इज ईयर ऑफ 1998 में आई थिंक ही वाज दैट थिंग नायब सूबेदार हवलदार थे। पर देवी सिंह राठौर साहब जनरली बाहर जाते थे, फिर वो दोबारा IMA में आते थे बिकॉज ही वाज सो पॉपुलर विद कैडेट्स एंड विद द ट्रेनिंग टीम आल्सो, एंड ही यूज्ड टू रियली मोटिवेट पीपल। कैसे तो उनके बहुत, जैसे एक डायलॉग मैंने बताया है, दूसरा बोलते थे जेंटलमैन कैडेट लड़के की तरह क्या चलता है, चलना है तो फौलादी सीना लगा के फौजी जैसे चलो। तो कभी कभी ये भी डायलॉग मारते थे। दूसरा उनका और एक होता था, जब शाउटिंग करता ना एक दो एक ऐसे करो कि लगना चाहिए कि मुंह खोल के आप किसी को निगल रहे हो। तो ऐसे डायलॉग उनके ऐसे डायलॉग होते थे जिससे जोश भी भरता था, उतनी हंसी भी आती थी। तो ग्रेट इंस्ट्रक्टर्स वी हैड। वाओ। आपकी फेवरेट पनिशमेंट कौन सी थी सर? मेरी फेवरेट पनिशमेंट सिंहगढ़ NDA में। आई शुड लव दैट, क्योंकि मुझे बाहर NDA से बाहर जाने का मौका मिलता था। NDA के प्रीमिसेस से बाहर जाके ग्रुप हम भाग रहे हैं, अपना पिट्ठू लगा के राइफल लेके पानी लेके भाग रहे, हमको पहाड़ी में पहुंचना है, NDA अपना सिंहगढ़ की पहाड़ी में, जिसको हमारी तानाजी मालूसरे ने कैप्चर किया था, शिवाजी महाराज के वन ऑफ द सरदार थे। तो वो हमको देखने को मिलता था। उसके साथ साथ हम जब जाते थे पगडंडी से जाते थे, वहाँ गांव के लोग मिलते थे, गांव की जो बुड्ढी जो औरतें थे ना वहाँ बैठती थी अपना दही लेके, बिकॉज वो नेचुरल दही बैठ के। तो हम भागते थे 10-20 रुपए लेके भागते थे और अम्मा को देते थे 10 रुपए, अम्मा एक थोड़ा सा, बिकॉज उस समय बहुत भूख लगता था हमें, एक कटोरी दे दो दही की। तो वो दही की कटोरी दे देती थी, हम भाग रहे ऊपर और थोड़ा दही कटोरी खाए फिर भागते नीचे आते थे। कभी एक आध बार पनिशमेंट खाते थे तो कभी पैसे नहीं होते थे, बोला अम्मा, बोला कोई नहीं बेटा खा ले, बोला और एक ले लो। तो मतलब जो एक फ्रीडम होता ना आजाद, वो जो आप एंडे में यूर इन दैट रिस्ट्रिक्शंस, उसमें से एक फ्री टाइम मिलता था, थोड़ा सा टाइम 2 घंटे, तो वो फ्रीडम मुझे अच्छा लगता था। अपने हिसाब से भागो, क्या उल्टी लगाओ, भाग रहे हो, कोई देख नहीं रहा आपको। बट वहां उस्ताद, सिंहगढ़ के ऊपर उस्ताद होता था, वहां जाके टोकन लेके फिर वापस आना पड़ता था आपको। सो इन दैट 2 hours you're free, and that free punishment के नहीं होता था। बाकी पनिशमेंट क्या, ड्रिल में ऐसे खड़ा होना है सावधान में, सीधा चलना है, उसके बाद आपको रिस्ट्रिक्शन होता था, बेल्ट पहनना है, प्रॉपर कपड़े होनी है, और धागा निकल गया उसका ही पनिशमेंट था। तो वो जो एंडे के अंदर वाली पनिशमेंट थी ना, मुझे लगता था ये ठीक नहीं, इससे अच्छा सिंहगढ़ ही ठीक है। तो वो मेरी फेवरेट पनिशमेंट सिंहगढ़ थी। और वैसे ही IMA भी होता था एक डोंगा, IMA में होता था डोंगा, बोलती थी उसको डोंगा। हाँ, डोंगा पनिशमेंट थी। वो भी ऐसे 10 किलोमीटर भागना। वो क्या, चाय बागान में भागते थे हम। बाहर अंदर की पनिशमेंट मतलब साला रेस्ट्रिक्शंस। बेस्ट इज
चाय बागान में भागते रहो, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी दिख रही हैं, ब्यूटीफुल कलरफुल भी दिख रहा है कुछ हाँ। यू नो। इंडिया में जब बाहर जा रहे हो कलरफुल कुछ दिख रहा है बाहर आपको, you're happy। सर एक कैडेट जब ऑफिसर बन के निकलता है तो रियलिटी कुछ और होती है, करेक्ट कंप्लीटली डिफरेंट। करेक्ट। बट ट्रेनिंग के टाइम पे वो कौन सा हार्ड ट्रूथ था जो आपने सीखा अबाउट कॉम्बैट, जो कि सिविलियंस को आसानी से आपको लगता है कि नहीं समझ में आता एंड दे शुड नो अबाउट इट? हार्ड ट्रूथ अबाउट द कॉम्बैट, यस। सी यू हैव बीन ट्रेन्ड, यू नो, हमको ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग इज वन एस्पेक्ट, बट ट्रेनिंग में जैसे होता है एग्जैक्टली वैसे ग्राउंड पे नहीं होता है। जैसे हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि एम्बुश लगाना है। एम्बुश इज अ स्मॉल ऑपरेशन ऑफ वॉर वेयर वी सिट इन ए प्लेस टू किल एनिमी इन अ ग्राउंड। जैसे एनिमी जंगल से जा रहा है, हमको पता है इस रास्ते से आने वाला है, प्रोबेबल रास्ते हैं, एक रास्ते पे हम एम्बुश लगा के बैठते हैं ताकि वो जैसे वो किलिंग ग्राउंड में आएगा उनको फायर करेंगे। तो कुछ उसके टेनेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं कि रिजर्व होना चाहिए, मेन बॉडी होनी चाहिए, यहाँ उसका स्टॉप्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, पीछे बैकअप होना चाहिए, आगे किलिंग ग्राउंड होना चाहिए। एग्जैक्ट जैसे आप बुक में पढ़ते हो क्लासिकल, वैसे एम्बुश साइट कभी नहीं मिलेगा, वैसा दुश्मन कभी नहीं आएगा। इट इज अ बुकिश नॉलेज, बट यूजिंग दैट you have to apply that on the terrain, the condition with the enemy who is going to come, उसका mindset, ये सबको अप्लाई करके उसको यूज करना है। दैट इज द रियलिटी। इट इज ओनली अ बेसिक खाका आपको सिखाया जाता है, बट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एज ए ऑफिसर। एप्लीकेशन ऑफ माइंड is very important as officer in war. That is what I want to tell you. Mindset of not giving up and applying it on the ground is very important for an officer. सर आपने बैटलफील्ड माइंडसेट की बात करी है। Yes. राइट। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और उन बातों में से एक जो सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली बात है ना, वो ये है कि फौज की ट्रेनिंग में तो बहुत मारते हैं, फौज की ट्रेनिंग में तो बिल्कुल मार मार के भरता बना देते हैं, फौज की ट्रेनिंग तो बहुत निर्दयी होती है। आपके हिसाब से क्या हार्श ट्रेनिंग नेसेसरी है, मैंडेटरी है टू बिल्ड दैट बैटलफील्ड माइंडसेट, और शुड दे ट्रेन? Yes. That harsh training, that's what I'm telling you. Harsh training only makes your mindset. It is a place for strong mindset to be a warrior. It is not a place for, I'm using a word, for weaklings, for sissies. It is a place for a warrior where he has to have a strong mindset. It is game of mindset. Physically आप 19 भी सो सकते हो, अगर mindset में अगर weak हो तो please do not join armed forces. It is not a place for weaklings, not a place for softies. It is a place for a strong mindset guy. We are all average, but you should be ready to take that hardship, change your mindset to be a warrior. सर वो फीलिंग कैसी होती है जब आप IMA की पासिंग आउट परेड करते हो? क्योंकि सीखना, अपने आप को मजबूत बनाना, ट्रेनिंग प्रोसेस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड रियलिटीज। वो लास्ट डे कैसा होता है IMA का, जब आप पास आउट होते हो और आप रियलिटी चेक को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हो? So that is the ultimate feeling. At that age, that is the ultimate feeling. You're ultimate. You're so high. Because उस passing out parade में आपके parents को भी बुलाया जाता है. And that is one of the proudest moment. See, nowhere in the world your parents put stars on your shoulder. Wow. That is such a, elated feeling. Nobody can give that feeling. चाहे कोई भी हो, आप चाहे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन हो, वर्ल्ड के हेल्दीएस्ट हो, वेल्दीएस्ट हो, पर जो स्टार आपके माँ बाप के कंधे पर लगाते हैं वैसा फीलिंग कहीं नहीं मिलता। वो एक फीलिंग है। उसके बाद आपने अकम्प्लिशमेंट किया है 3 साल, तो यू आर इन दी हेवन। आप हेवन में रहते हो जब पास आउट होते हो तो। एंड आपको पता है जैसे यूनिट में भी आपको जब जाते हो तो जवान है सब आपको कितना रिस्पेक्ट से देखते हैं, बट एट द सेम टाइम आर्मी इज ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। द मोमेंट यू आर ऑन अ हाई, द मोमेंट यू गो टू यूनिट,
दे विल गेट बैक यू टू द मदर अर्थ, जमीन में ले आते हैं। आर्मी में ऐसा है ना कि आपका ईगो तोड़ा जाता है, बिल्ड किया जाता है, आप 6 नंबर बनते हो। फिर जब यूनिट में जाते हो अगेन आपका ईगो तोड़ा जाता है। अगेन जब मैं यूनिट में गया तो वहां क्या होता है कि एज ए यंगस्टर आपको बोलो ओके स्टार्ट स्टेइंग विथ योर मैन, बिकॉज अगर मैं पीस में हूं तो मैन के साथ, और फील्ड में हूं तो ऑलरेडी वी हैव टू गो एंड स्टे विद द बंकर्स में रहना, उनके साथ रहना है। अगर पीस में है तो बोला गो एंड स्टे विद योर मैन इन द लाइन, 3 महीने वहां रहना पड़ता है। वो उसका रीजन है, एवरीथिंग हैज अ रीजन। अगेन इट इज ऑल प्रिपेयरिंग यू फॉर यू नो दैट कमराडरी विद द मैन। आपका कमराडरी तो दोस्तों के साथ था, आपके ओस्मान के साथ था, पर जवानों के साथ व्हाट आर द डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग, हाउ दे ईट, हाउ दे स्लीप, व्हाट आर द इश्यूज दे आर फेसिंग। जब आप धीरे धीरे लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनोगे और जब कमांडिंग ऑफिसर बनोगे और सीनियर ऑफिसर चीफ बन जाओगे तो आपको पता है कि जवान कैसे रहता है मेरा, हाउ टू स्टे विथ हिम। सो दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल टीचिंग विच दे हैव, ब्रेक योर ईगो एंड बिल्ड योर ईगो। तो आप कुछ भी नहीं, जिस दिन अफसर बन जाते हो ठीक है आईएमए में, जब यूनिट ज्वाइन करते हो अगेन यू आर दी जूनियर मोस्ट, अगेन दे विल ब्रेक यू, ओके दे विल टेल यू ओके स्टार्ट। आपको फिर वहाँ उस्ताद होंगे, हवलदार होंगे, फिर आपको अलग अलग ट्रेनिंग करवाएंगे। हमारे कुछ उस्ताद थे जिन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाया, यू नो। देन किसी ने बोला कि ओके आपको लालटेन लेके ये करना है, फिर रैगिंग भी लेते हैं सीनियर्स, कोई आपको दारू भी पिलाते हैं सीनियर्स, बोले चलो आज देखते हैं, रात को पिलाएंगे, बोले मॉर्निंग में गेट अप एंड गो 5 o'clock फॉर द रन। तो दे आर सीइंग योर डिटर्मिनेशन, दे आर सीइंग योर माइंडसेट, अगेन यू आर बीन पुट ऑन अ टेस्ट। तो ये बार बार जो टेस्ट है ये अच्छा चीज है लॉन्ग टर्म के लिए। सो दे गेट यू ऑन मदर अर्थ, अगेन यू हैव टू बिल्ड अप योर रेपुटेशन इन द यूनिट। अपने को साबित करना पड़ता है यूनिट में, जवानों के साथ यू हैव टू प्ले फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी गेम्स है खेलना है, उनके साथ भागना है, उनके साथ पीटी करनी है, उनके साथ 5 किलोमीटर होता है बीपीटी, बैटल फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, 5 किलोमीटर होता है विद ऑल दी लोड्स, 15 किलोमीटर सब लेके, 15 kg का सब लोड लेके, राइफल लेके भागना पड़ता है। उनके साथ भाग के आपको कंधे से कंधा लगा के भागना है, उनके साथ प्रूव करना है। जवानों के साथ देयर इज नो कंपटीशन ऑफ माइंडसेट, मतलब उनके साथ कंपटीशन आपके एकेडमिक्स का नहीं है कि पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, नो, दे वांट टू सी मेरा साहब तगड़ा है नहीं तगड़ा है। दे विल सी कि भैया भाग सकता है, भाग सकता है या कम भाग सकता है पर गिव अप करता नहीं करता है। दे आर टेस्टिंग यू, आपको अपनी इज्जत खुद कमानी है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट दे वांट यू टू अर्न योर रिस्पेक्ट अगेन। इसीलिए आपको लाइन में, इसीलिए जवानों से ट्रेनिंग, यू शुड अर्न योर रिस्पेक्ट ऑन योर ओन, यू शुड नॉट डिमांड, यू हैव टू कमांड रिस्पेक्ट इन आर्मी, एंड टू कमांड दैट यू हैव टू लीड। You have to have that Yes. leadership qualities. देखो 19-20 हो सकता है, एक आधा ऑफिसर कोई किसी चीज में कमी है, पर उसका एटीट्यूड, माइंडसेट, अगर स्पोर्ट्स में खेल रहा है उसको फुटबॉल नहीं आता है। मुझे गेम था वॉलीबॉल में, जब यूनिट में गया मैं एज ए फुटबॉलर, एज ए बास्केटबॉलर, एज ए नो क्या बोलते हैं स्क्वॉश प्लेयर, पर वहां यूनिट में गया उन्होंने वॉलीबॉल टीम में डाल दिया मुझे, तो मुझे नहीं आता था, पर आई हैव टू लर्न, बिकॉज एज ए ऑफिसर क्या होता है, टीम में एक ऑफिसर होता है, if you are not fighting a war then what are you doing? You are training with your men or you are playing sports. Sports में it is like war. उस रेजिमेंट के साथ इस रेजिमेंट का वॉर चलता है कि मेरी टीम जीतना है, तेरी टीम जीतना है। इंडिया पाकिस्तान लिटरली, या जीतना है, वो लूजिंग विनिंग इज अ पार्ट, बट योर फाइटिंग स्पिरिट हैज टू बी सीन ऑन द ग्राउंड। उधर कमांडिंग ऑफिसर बैठे, इधर कमांडिंग ऑफिसर बैठे, 2 पलटन की यूनिट लड़ गए आपस में, बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में लड़ गए। दे हैव टू फाइट लाइक you know lions, हार जीत तो बाद में दिखी जाएगी। so that attitude if you do not display they not respect you। आपको आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, जैसे वॉलीबॉल में मैं गिर के बॉल ले रहा हूं, मुझे एग्जाम प्रॉपर नहीं आएगा, पर वो देख रहे सांप जान मार रहा है, उतना ही गुड इनफ है फॉर योर मैन। ऑफिसर्स को तो पता है, ठीक है, ही नोज, बट फॉर मैन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, देन ओनली यू विल गेट रेस्पेक्ट। सर पासिंग आउट में आपने मुझे एक बात बोली, हाँ। और मुझे शुरू में जो आपने एक बात बोली थी ना, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। आपकी मदर ने आपको कहा था कि मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, बनना चाहिए, बनना चाहिए, हाँ, विजन था उसका, उनका विजन था, करेक्ट। उन्होंने आपको बोला कि मेरा बेटा ऑफिसर बनना चाहिए, बट मन में कहीं ना कहीं उनके जरूर होगा कि मेरा बेटा तो ऑफिसर ही बनेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। उनके क्या वर्ड्स थे, क्योंकि आपके फादर साहब भी ही वाज इन द आर्म फोर्सेस, और दोनों
वहां पे आपके सामने रहे होंगे. What were their words at the time of passing out? Mighty happy, elated. My father was so elated and mother was so, छाती ठोक के बोलती थी, मेरा बेटा ऑफिसर बन गया. इन दी हमारे गांव में, और तो दैट स्मॉल टाउन में, गांव में, तो वो बहुत एक गर्व की बात होती है. तो मदर ने बोला था कि मैंने इसको बोला था, बेटा तुझे अफसर बनना है, तो इसने बन के दिखाया. फादर तो फादर बोलते नहीं है, उनकी आंखों से ही आपको, फादर का ऐसा होता है, आंखों से ही, बेटा मेरा दिल जीत लिया. बस वही था दैट. पर मदर तो छाती तो क्या बोलती, यस, गाँव में मेरे को नहीं बोलती थी, गाँव में सब जगह, और इतना प्यार करती थी. देयर आर सम क्वालिटीज व्हिच माय मदर इम्बाइब्ड इन मी आल्सो. वो होता है पेरेंट्स का, बहुत जरूरी है. स्पेशली आजकल के वर्ल्ड में देखता हूँ तो पेरेंट्स थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, बट हमारे टाइम में तो डंडा भी पड़ता था फादर से हमको. तो उस टाइप के पेरेंट्स थे इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन. प्यार तो करते थे, पर पापा उतना इजहार नहीं करेंगे प्यार का. आंखों से ही प्यार था उनका, आंखों से गुस्सा होता था. और एक पड़ती थी, मदर का प्यार होता था खाना पिलाने में, पर फालतू चीज करेंगे तो मदर को भी थे. बट खाने पिलाने में बेटा आ गया है, तो वो था पेरेंट्स का. सर, कभी ऑफिसर बनने के बाद आपके फादर ने आपको डांटा है? हाँ, डांटा है ना ऑफिसर बनने के बाद. घर में इतना नहीं जोर से कभी, बट बोला है कि जो डिसीजन लेता है वो गलत लेता है. क्या हो जाता था, मैं छुट्टी में कभी आता था, कुछ मुझे घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, पापा बोलता है ये करना है, वैसे करना है. तो पापा बोलते ऐसा नहीं होता सिविल में, ऐसा नहीं होता सिविल में. तो बोलता यार मुझे पता है. बोलता तुझे सभी पता रहता है, तो अफसर बन गया मतलब सब पता नहीं है तुझे, ठीक है, तो हमारी बात सुना कर. तो मुझे लगता है पापा जो बोलते थे वो कभी बाद में पता चलता है, जब आप खुद पापा बनते हो तब तक पता नहीं चलता. बाप की वैल्यू आपको तब तक नहीं कभी कभी आती जब तक आप उनके शूज में नहीं जाते. True. तो ये होता है, रियली, दिस फैक्ट. सो कभी मैं कुछ, जब मैं था तो सर्विस में कुछ खरीदना करना था, प्लॉट कुछ फ्लैट खरीदना था, पापा ने बोला इसकी जगह नहीं, ये कर, बिकॉज ही वॉज मच मोर अवेयर ऑफ सिविल लाइफ देन मी. तो वो होता है. सर, एक पुरानी कहावत है कि आप बाप का दर्द तब तक नहीं समझ सकते जब तक खुद बाप ना बने. करेक्ट. यस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना. आपके रोल मॉडल कौन रहे लाइफ में? लाइफ में रोल मॉडल अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहे हैं. देखो, हमारे महाराष्ट्र में, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, लातूर जी. देयर इज अ स्मॉल बुक इन क्लास 4th में, एक किताब आती है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ही, पूरा उनका पूरा लाइफ का है, बचपन से लेके हाउ ही बिकेम अ किंग. तो वो एक छोटी सी किताब है, क्लास 4th की किताब है. मैं तो बोलता हूँ हर इंडियन को पढ़नी चाहिए वो क्लास 4th की किताब. तो वो 9-10 साल की माइंडसेट आपका बन जाता है वहां. तो वो एक रोल मॉडल थे, हाउ अ लीडर शुड बी, हाउ अ किंग शुड बी. वो वहां से स्टार्ट होता है मेरा रोल. फिर जब मैं बताया कि मैं देना है शिवाजी छत्रपति महाराज के बारे में, वहां हमको सीखा मैंने, और उन्होंने जो कैसे लाइफ बिताई, कैसे उन्हें लाइफ बिताई वो, और कैसे उन्होंने न्याय और अन्याय के विरुद्ध कैसे उन्होंने लड़ाई किया. उनकी एक छोटी सी, मुझे बहुत, मेरी मम्मी ने बताया था, एक बहुत बढ़िया चीज थी कि 16 साल में उन्होंने पहला किला जीता था. वो मेरे दिमाग में हिट कर दिया था कि 16.5 साल में आपको कुछ करना है. तो वो छोटी सी बात मेरे को हिट कर गई थी, और इसीलिए मैं इंडियन तैयारी एंड ऑल दैट. तो वो दैट ही इज अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर एवरीबडी. सर, वो क्या बात थी? 16.5 साल में ही उन्होंने जो किला जीता था. और दूसरी बात उनकी जो मुझे लगती थी वो थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के एक सरदार ने, कल्याण के सूबेदार थे, उनको हराया था. उनकी पूरी की पूरी जो टीम और सब उनके लेडीज और सबको उठा के लेके आए थे, उनकी बहू को भी उठा के लेके आए थे. तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको कहा था मुझे माफ कर दो. उस लेडी को कहा था, उस नवाब के बहू को कहा था मुझे माफ कर दो, और हाथ जोड़ के बोला हम आपको वापस भेजेंगे. और देखो उनकी तो स्टाइल देखो ना, अगर मेरी माँ आपकी सी खूबसूरत होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता. वो कहीं ना कहीं वो मुझे बात हिट कर गई, और मैं बताऊंगा आपको कि वो बात मैंने कैसे उसका इस्तेमाल किया ड्यूरिंग माय ओन ऑपरेशंस इन माय कश्मीर में, कैसे मैं इस्तेमाल किया. तो बात मैं कहीं ना कहीं दिल में बहुत छू गई थी वो बात. तो ही वाज अ रोल मॉडल ड्यूरिंग दैट टाइम. स्कूल में हमारे, जब मैं सैनिक स्कूल में गया तो हमारे लिए एक प्रिंस सर और प्रिंस मैडम थे, वो रोल मॉडल थे, तो वो हिंदी के बारे में बहुत बोलते थे. और हमारे सीनियर्स होते थे, एक मेरे स्कूल कैप्टन थे, सुनील फड़तरी नाम था उनका, तो वो मेरे रोल मॉडल थे, बिकॉज वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे,
एंड पढ़ाई भी करते थे और डिबेट भी करते थे। मुझे लगता था कि यार मुझे ऐसे होना है। तो वहां से वो एनडी गए, तो मैं वो जब 12th में था, मैं 6th-7th में था, तो मैं उनको रोल मॉडल रखा था। तो वैसे ही और कुछ हमारे सीनियर्स आए थे, दीपेश शाह और प्रसाद शेंडगे, बोथ आर नो मोर, बोथ फाइटर पायलट्स, तो दे वर माय रोल मॉडल्स। व्हेन आई वेंट इनटू एनडीए में हमको, जैसे मैंने बोला कि स्कैप, शौर्य चक्रन बार, जो हमारे एडजुटेंट थे, जो पनिशमेंट देने वाले, वो हमको लगता था कि यार सर जैसे कुछ ऑपरेशन करना है। तो ईच टाइम रोल मॉडल विथ एज चेंजेस, प्रायोरिटी चेंजेस। सो वो रोल मॉडल वहां थे मेरे। IIM में अगेन वी हैड हमारे पठानिया सर बोल के थे, कर्नल कैप्टन पठानिया तब, तो वो हमको रोल मॉडल थे। एंड व्हेन आई वेंट टू राष्ट्रीय राइफल्स, तब वाले रोल मॉडल थे। कोई मेजर मनदीप बोल के थे, बिकॉज ही यूज्ड टू डू ग्रेट ऑपरेशंस। मुझे लगता था कि मैं छोटा सा लेफ्टिनेंट कैप्टन था, मुझे लगता था कि ऐसे करना चाहिए। तो इन ईच टाइम एवरीबॉडी हैज अ रोल मॉडल, बट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो बचपन से है मेरे। सर चॉइस ऑफ आर्म्स कैसे आपने डिसाइड किया अपने टाइम पे, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिले होंगे, राइट? चॉइस ऑफ आर्म्स में ना देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वहाँ आपके, अब जैसे IIM में मैं था, तो वहाँ हमारे कुछ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। जैसे बोला ना मुझे, पठानिया सर थे हमारे, एक साई सर थे, एंड देन एक हमारे बटालियन कमांडर थे जो पैरा के थे, पैरा आरटी के थे। तो वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, तो उनको देखते थे हम, यार ये कितना अच्छा भागते हैं, कितना अच्छा। तो दे इन्फ्लुएंस हुए लॉट, एज वेल एज समबडी, किसी का फैमिली बैकग्राउंड है तो उसको तो पता ही है, बट हमको उतना पता नहीं था डिटेल्स में। सो हमारे एक सर थे, है ना, कर्नल गिल सर, ही वाज पैरा वाले आरटी के थे, तो हमने भर दिया उसमें कि उनको से इन्फ्लुएंस हो गया। तो यू गेट इन्फ्लुएंस बाय योर DSS, मतलब डायरेक्टिंग स्टाफ, जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, या योर इंस्ट्रक्टर, जैसे आपके देवी सिंह राठौर सर थे, कोई हमारे काश मोहम्मद, हमारे एक जाकले के उस्ताद होते थे, उनसे तो मैंने अपना भरा था इन्फेंट्री में, मैंने भरा था, हैड फील्ड असम रेजिमेंट, मैंने GR असम एंड मराठा रेजिमेंट भरा था। तो यू गेट इन्फ्लुएंस बाय इंस्ट्रक्टर्स, यू गेट इन्फ्लुएंस बाय सम ऑफिसर्स। तो कुछ ना कुछ रीजन होता है, या योर प्रायोरिटी इन लाइफ, आपको क्या चाहिए लाइफ में, वो भी एक चीज है। योर कैपेबिलिटी एंड योर प्रायोरिटी, बोथ को मैच करके आप अपना चॉइस भरते हो। सर पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? मेरा देहरादून में था पहले, 1 साल के लिए। इमीडिएटली उसके बाद ऑपरेशन विजय होते ही मेरा इमीडिएटली आई वाज पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर। सर कश्मीर में आपने इन राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व किया, एंड राष्ट्र राइफल अपने आप में ही सिर्फ एक नाम नहीं है, एक पहचान है, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स RR राष्ट्रीय राइफल से काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स। और कश्मीर वैली के अंदर जब एक मिलिटेंट को, एक टेररिस्ट को पता चलता है, उसके कानों में खबर आती है कि RR वाले आ गए, तो कहते हैं कि वो अपनी पैंटे गीली कर देते हैं। करेक्ट, हाँ, क्योंकि उनको पता है कि अब ये आ गए हैं, ये छोड़ेंगे नहीं, ये मार के ही जाएंगे। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है लोगों के मन में, स्पेशली टॉवर्ड्स RR? कुछ लोग इनको गलत तरीके से भी देखते हैं, गलत चीजें भी बोलते हैं। स्पेशली अगर मैं कश्मीर के बाहर की बात करूं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग तो ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचते ही नहीं है, राइट? व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ऑफ पीपल लिविंग इन द अदर रीजन्स अदर देन कश्मीर about the ground reality especially in the Kashmir also they had a misconception कि राष्ट्रीय राइफल्स are the dreaded force, इनह्यूमन लोग हैं, वो मारते पीटते हैं, क्योंकि that was required treatment 90s में। जो राष्ट्रीय राइफल्स खड़ा किया, जनरल जोशी का ब्रेन चाइल्ड है, हमारे जनरल BC जोशी हमारे चीफ थे, उन्होंने स्टार्ट किया ये एक्सेलेंट फोर्स ही क्रिएटेड, बहुत सोच समझ के किया है। राष्ट्रीय राइफल जो है, इट इज गोइंग टू बी परमानेंट इन दैट सेम प्लेस। बाकी क्या होता है, इन्फेंट्री जो बाकी जो आर्टिलरी यूनिट्स हैं, वो क्या होता है, 2 साल वहां करेंगे फील्ड में, 2.5 साल, फिर 2.5 साल नीचे आएंगे। तो जो 2.5 साल का उन्होंने जो नॉलेज गेन किया है उस टेरेन के बारे में, उस जगह के बारे में, उन लोगों के बारे में, वहां की इंफॉर्मेशन, उनके पुलिस, वहां का जो ऑन ग्राउंड वर्कर जो टेररिस्ट जो काम करता है, उनके बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन वो इस यूनिट यहाँ आती है नीचे पीसी एरिया में, वो सब भूल गया। जब नवी यूनिट जाती है तो नवी यूनिट दोबारा तैयार करना पड़ता है पूरा, कि कौन सी गली है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा नदी है, तो पूरा टेरेन दोबारा सीखना पड़ता है,
पूरे लोगों की पहचान दोबारा करनी पड़ती है, पूरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क दोबारा करना पड़ता है. So RR gives that permanency. RR is a permanent force which is deployed there for counter insurgency only. राइट. उनका मेन रोल इज टू काउंटर इंसर्जेंसी. जो परमानेंट फोर्स है उसको पता है गली कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं, नाली कहते हैं, कौन किसका सगा है, किसका भाई टेरर है, किसका भाई फौज में है. उनको पूरा मैपिंग होता है. पॉपुलेशन मैपिंग, ग्राउंड का मैपिंग, टेरेन का पूरा हो गया. उसके साथ साथ पॉलिटिकल मैपिंग, पॉलिटिकल लीनिंग किसकी तरफ है, उसके साथ पुलिस में मैपिंग, इन्फो नेटवर्क, उसके साथ सोर्सेस जिसको बोलते हैं ना इन्फॉर्मर्स, किसका इन्फॉर्मर कहाँ है, कौन सा इन्फॉर्मर डबल एज वाला है. तो दैट इंफॉर्मेशन परमानेंट विद द बटालियन. राइट. तो उसको पता है यहाँ बदमाश कौन है और अच्छा कौन है. तो वो जो राष्ट्रीय राइवल्स है इसीलिए उनको डरते हैं, क्योंकि वो जो टीचर वहां परमानेंट है उससे सब डरेंगे, नए टीचर को सब घुमा देंगे. तो राष्ट्रीय राइफल्स इज अ फोर्स टू रेकन विथ, बिकॉज इट हैज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन. विद दैट इट हैज ए स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी. वो जाके ठोक के आते हैं. सो इसीलिए वो लोग उनसे डरते हैं. एक मिसकंसेप्शन कुछ लोगों में है जिनको पता नहीं है. अदरवाइज वैली में तो इनिशियली लोग क्यों डरते थे, बिकॉज दे वर ruthless and we had to be ruthless in handling terror and terror backed overground workers. उनके साथ ruthless नहीं रहोगे तो सर पे चढ़ जाएंगे आपके. भैया आपने हमको मैंडेट दे रखा है, मैंडेट आपने झप्पी मारने का नहीं दे रखा है, उसको भगाने के ऊपर भेजने का दे रखा है. तो हमको वैसे ही काम करना पड़ेगा ना. अगर आपने मुझे बोला भाई यहां जाके आपको सद्भावना करनी है तो मैं सद्भावना करूंगा. आपने बोला क्लियर दी एरिया फ्रॉम टेरर एंड टेरर एक्टिविटीज, तो वही एक्शन करना पड़ेगा ना. सो दैट इज द रीजन दैट फोर्स इज दैट ड्रेडेड. सर NND दुबे सर आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, और उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बिफोर द 2000s जब सारी चीजें BSF संभाल रही थी, राइट, उस टाइम पे जो OGWs होते थे वो ऑफिसर्स को पॉइंट ब्लैंक पे शूट करके चले जाते थे. एंड उसके बाद इंडियन आर्मी को इंटरवीन करना पड़ा एंड दे टुक ओवर. यस. आपने जो मूवी देखा होगा ना कश्मीर फाइल्स में, जो एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा था जो यासीन मलिक ने, बिकॉज तब तो मैंडेट था ही नहीं ना. सी यू शुड अंडरस्टैंड नाउ लेट्स कम टू दी इंसर्जेंसी पर से. आरआर क्यों हुआ, आई टोल्ड यू आरआर क्यों हुआ, आरआर का जन्म क्यों हुआ. नाउ आई जस्ट गो बैक अगेन, थोड़ा सा टेक यू इन दी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया पाकिस्तान. कश्मीर जो है वहां मिलिटेंट्स क्यों है, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. राइट. पाकिस्तान में क्या है, ISI चलाती है. और ISI ने क्यों भेजा यहाँ, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड और पीछे जाओगे तो 99 कारगिल, उससे पीछे जाओगे 1971 में हुआ वॉर, उससे पीछे जाओगे 65 में हुआ, उससे पहले जाओगे 47 में हुआ. 47 से पहले क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान तो एक ही थे. तो क्यों है, बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. पाकिस्तान इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी. आइडिया ऑफ पाकिस्तान ओनली और नेम ऑफ रिलीजन. It is not based on history, not based on geography वहाँ के, not based on cultural. उनका हेरिटेज जो है इंडस वैली उसके ऊपर भी नहीं है. उनका हेरिटेज जो है हरप्पन मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन उस पर भी नहीं है. इट इज ओनली ऑन द आइडिया ऑफ इस्लाम, इसलिए वो बना है. तो उसको जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान ने 1947 में लड़ाई किया. कश्मीर को उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम मेजोरिटी है, हम लेंगे. तो उसके लिए उन्होंने उस पर अटैक किया. 1947 में अटैक किया जब महाराजा रंजीत सिंह वहां थे. तो महाराजा रंजीत सिंह साइंड एन इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन विद अस टू बी पार्ट ऑफ इंडिया. वो डिटेल में हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, ब्रॉडली बता रहा हूं. तो ही साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. इंडियन आर्मी गई, पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ते ले गए पीछे तक, और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो आज है वहां तक हम जब तक ले गए, तब विंटर भी हो रहा था और तब हमारी
मिलिट्री पावर अच्छी तरह से जीत रही भी थी। सडनली नेहरू जी ने वो यूनाइटेड नेशंस में इशू रेज किया, पाकिस्तान को बोला वहीं रहिए, इंडिया क्या बोला वहीं रहिए, CFL बन गया, सीज फायर लाइन, अभी और LC बन गया है। उससे बाद पाकिस्तान की दृढ़ इच्छा है, मतलब पुलाव, कश्मीरी पुलाव जो बोलते हैं ना, उसका जो हवा में पुलाव है कि भैया मुझे कश्मीर चाहिए। तब से वो 47 के बाद 65 में उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर हमारे पे ठोक दिया, फिर भी हमने ठोक ठोक के उसको वापस ले गए। 71 में ज्यादा कर रहा था तो 2 टुकड़े बना दिए, बांग्लादेश बन गया। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि भैया हम इंडिया के साथ 1 to 1 फाइट नहीं कर सकते हैं, मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, मैं तो चूहा हूं उसके साथ, शेर के सामने चूहा तो जीत नहीं सकता। राइट। इसीलिए स्टार्टेड ऑपरेशन टोपैज। You should understand, Pakistan launched Operation Topaz under the leadership of General Zia-ul Haq. मैं ये 2001 से बता रहा हूँ, 2000 से बोलता हूँ लोगों को जी। And you should all know, आज के यंगस्टर्स को ये पता होना जरूरी है कि ऑपरेशन टोपैज इज द थिंग विच इज ब्लीडिंग यू टुडे आल्सो। आज भी हमें उसी की वजह से उसी का रिप्लिकेशन चल रहा है आज तक। ऑपरेशन टोपैज का एम क्या था? ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। 1000 कट कैसे होंगे? To have separatist movement in Kashmir, in Punjab, Khalistan movement, in Northeast, and Red Corridor जो है इसको फंड करते रहो। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ 71 के बाद उसको पता चल गया, तो 89 में आपको इंटरनेशनल भी देखना पड़ेगा। 89 में रशियन ट्रूप्स निकल गए वहां से, अफगानिस्तान से, जो तालिबान में बचा था, रिलीजियसली मोटिवेटेड जिहाद कर रहे थे, वो सबको कहाँ डालेंगे? वो they wanted to put them in the Kashmir Valley, ताकि वो कश्मीर को धीरे धीरे सेपरेट करेंगे। उनको पता चल गया था हम जीत के नहीं ले सकते, तो कश्मीर को ऐसे लेंगे। तो दैट स्टोरी स्टार्टेड सेपरेटिज्म, देन टेररिज्म। उसी के साथ उन्होंने ड्रग, नार्कोटिक्स इंडिया में भेजने का ड्रग्स, उसी के साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलीगल इमिग्रेशन कराने लग गया। बांग्लादेशी कितने आने लगे, मेनी पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इलीगल इमिग्रेशन, Muslim population coming to India along the borders. Next is your counterfeit currency. इंडिया में भर दो counterfeit currency, इनकी इकोनॉमी बबल करके इनको इकोनॉमी डाउन करो। उसके बाद is your their aim is to have sleeper cells. आपने देखा होगा, पहले आपने सुना था इंडियन मुजाहिदीन, सुना था इंडिया में कितने ब्लैक बॉक्स होते थे। 98, 99 कारगिल के बाद देखना कितने ब्लॉक होते थे हर जगह। दिल्ली में, पुणे में, जर्मन बेकरी पुणे में हो गया था, दिल्ली में होते थे चांदनी चौक में इधर, उसके साथ साथ आपका चेन्नई में, एवरीवेयर हैपनिंग। पार्लियामेंट सर, पार्लियामेंट हुआ, वही पार्लियामेंट। मुंबई अटैक क्यों हो रहा था? दिस पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटेजी, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट। उसके साथ नीचे आ जाओ अगेन, देन इलीगल इमिग्रेशन के साथ इंक्रीज द डेमोग्राफिक चेंज। इंडिया में हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को एनकरेज करते हैं टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। Some people are working for ISI. इंडिया में ISI के कुछ लोग काम कर रहे हैं, स्लीपर सेल्स है। उसके साथ हमारे देखो कितने साइंटिस्ट को मारे गए, ये आप गूगल कीजिए, सब है। DRDO के कितने साइंटिस्ट को मारा गया, इसरो के साइंटिस्ट को, वो मेकिंग न्यूक्लियर वहां भी। सो दिस ऑल इज द ऑपरेशन टोपैज का इफेक्ट है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, डेमोग्राफी, ये सब उसी का पार्ट है जो अब चल रहा है। उनको पता चल गया कि उनके साथ जीत नहीं सकते हैं, तो यहां इंटरनल ही चेंजेस करो। एंड यू सी इन पाकिस्तान 20% मुस्लिम हिंदू पॉपुलेशन वाज देयर। व्हाई दे हैव मोस्ट ऑफ देम गॉट कन्वर्टेड, मोस्ट ऑफ दे गॉट माइग्रेटेड। आज 2% रह गए। इंडिपेंडेंस के साथ 20% वहां थे, आज 2% रह गए, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मेक कंप्लीट मुस्लिम नेशन पाकिस्तान, बट ओनली ऑन आइडिया, नॉट जोग्राफिकली, नॉट। सेम थिंग इज इन इंडिया। They were 5%, now they are 20%. This is just rough figures I am telling you, 2020. And illegal immigration कितना हो गया है? 5 से 7 करोड़ बांग्लादेशी आज इंडिया में है। अगर आप बड़े सिटी में जाओ, everywhere they are there. How is it happening? कश्मीर में उन्होंने भगा दिया कश्मीर पंडित को, वहां इतनी क्लेंसिंग कर लिया। जम्मू में हिंदू मेजोरिटी थी, अब देखो रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज आर बीइंग प्लेस्ड इन जम्मू। So do you believe in the concept? It is a proper process is happening. It is a proper well organized process है सर। एंड इसमें आर्मी कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज आर्मी कैन ओनली फाइट ऑन द बॉर्डर्स। वी कैन ओनली प्रोवाइड इन फूड टू द लोकल पुलिस एंड लोकल कॉर्पोरेटर्स। लोकल पुलिस नाउ आफ्टर दिस गवर्नमेंट विच इज देयर इन पावर कम हो गया है,
बट इनफ इज नॉट बीन डन, कम हुआ है, बट वी नीड टू टेक दिस देम आउट. सो माई पॉइंट इज, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट विच यू सेड इन द बिगिनिंग. सो पाकिस्तान का जो ये एजेंडा है टू गेट एट कश्मीर, उसके लिए ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, इसका इफेक्ट है इंटरनल ब्लीडिंग ऑफ इंडिया. दैट इज वी आर हैव नॉट फेसिंग 1, 2, 3 fronts, but we are facing point front inside. 2.5 front बोलते हैं ना, half front is this. Now 3.5 front. बांग्लादेश भी अभी खड़ा हो गया है, तो बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन किसने करवाया है? अमेरिका ने. एंड पाकिस्तान उसका फायदा ले रहा है, बिकॉज वह जमात इस्लामी है. जमात इस्लामी अगेन इज फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है जो, पर वो नहीं आई इस बार, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया. सो दे वांट टू घेरो. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पाकिस्तान इज एमिंग एट, एंड दे आर बीइंग सक्सेसफुल. दे आर वेरी क्लियर क्या करना है उनको. इसीलिए दैट इज द रीजन वाज इन कश्मीर इन 2001. कारगिल के बाद इतना भर दिया था ना लश्कर और जैश के टेररिस्ट को कि वहाँ हर दिन ब्लास्ट होते थे. अगर आप देखिए 2001, 2003 और 4 के पेपर देखिए, तभी पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में ही जी. ठीक है. देन वी हैड असेंबली अटैक इन 1 या 2 में, उसमें कश्मीर वाले में. यू सी द काइंड ऑफ किलिंग्स एंड द काइंड ऑफ we have lost more soldiers in counterinsurgency than in the Kargil war. सर डू यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गजवाए हिंद? क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट किया था कुछ दिन पहले, कश्मीरी पंडित हैं वीर कौल जी, और उन्होंने डू यू बिलीव ने इट इज 100% नहीं 1000% ट्रू. दैट इज द कंसेप्ट विच आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू नाउ. That is what they are trying to do. They know they are not able to win. So they will do a demographic change. And their people will come in the power. Now, there are so many people who are not aware, knowingly, unknowingly, we are having internal problem. Now, example, I was in Pune, in Mumbai. I can say that I have seen on ground after retirement. I have been to so many places. I go and see on street, so many Bangladeshi people are selling. Oh, वहाँ वेंडर्स बन के बांग्लादेशी हैं. मैं पूछता हूँ कहाँ का नाम, बोलता राजू कुछ बोलता है. जब चेक करो तो सर गाइस फ्रॉम बांग्लादेश. व्हाई आर दे हियर? बिकॉज हमारे लोकल कॉर्पोरेटर को पता ही नहीं है. यहाँ दिल्ली में भी आप देखो या बड़े सिटी में देखो, लोकल हमारे कॉर्पोरेटर को पता नहीं कि वो वहाँ क्यों खड़ा है, किस लिए खड़ा है. लोकल पुलिस को भी पता नहीं है, उसको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जीरो पता है. सॉरी, हमारे लोकल कॉर्पोरेटर, पॉलिटिशियंस या पुलिस वाले को उनको कोई मतलब ही नहीं है उससे. व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी? सिर्फ नेशनल लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर और ये जितने पॉलिटिकल क्लास है यार, ऑफिसर्स है, उनको पता है, बट ग्रासरूट लेवल पे कुछ पता ही नहीं ना. इफेक्ट तो ग्रासरूट पे हो रहा है. वहां बांग्लादेशीज हैं, रोहिंग्याज हैं, नाम चेंज करके अपना आधार कार्ड बन रहा है इंडिया में. बांग्लादेश में भर गया है, बांग्लादेश में भर गया है, क्योंकि वो आपके लोकल प्रॉब्लम्स है. वो ममता गवर्नमेंट जी हैं और नेशनल में ये गवर्नमेंट है, तो इनके आपस में डिफरेंसेस है, पर फायदा किसका हो रहा है? वहां लोकल पॉपुलेशन भर रही है. आर इंडियन मुस्लिम्स आर फैंटास्टिक, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट व्हाई आर अदर पीपल कमिंग इनसाइड? राइट. वी हैव एपीजे कलाम, वी हैव आर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद हैं, हमारे जनरल अत्ता हसनैन हैं, फैंटास्टिक पीपल, नेशनलिस्टिक मुस्लिम्स हैं. यू लुक एट देम, दे आर ट्रू टू आवर रिलेशन. बट जो people who are working for them, for ISI, to make this गजवाए हिंद, ये आइडिया किसने दिया? ISI ने दिया. इनको दिमाग में क्या था? कुछ नहीं था. तो they are being used. Religion is being used as a tool to promote their political aim. India is such a beautiful and secular country. Excellent. But ये जो infiltration है बाहर से जो हो रही है, this is actually causing a lot of problem. Yes, yes. That's why I'm trying to tell you कि वो जो यहाँ बैठा हुआ है, is it not that responsibility of the policeman? It is not the responsibility of the local corporator. Local, अभी हमने and I went to my village and आसपास, this is what I'm trying to do. I'm trying to make people aware. कि भैया आपके आसपास देखो, हमारे गांव में आप देखिए, पुणे में we have done so much of work there. We, पुणे में there was one place which was occupied by so-called Rohingyas and Bangladeshi people in Pimpri Chinchwad. 80 acres का लैंड था, झुग्गी झोपड़े में बस गए थे. हमने वहां के पॉलिटिशियन को अप्रोच किया, हमने अपनी तरफ से प्रेशर डाला, पीपल्स मूवमेंट बनाया हमें उसने, और हमने उनको बताया. एंड देन ही टुक एक्शन. वहां से 80 एकड़ में सबको उठा के भगा दिया वहां से. बट इट्स वन एक्शन ना.
एवरीबडी हैज टू डू दैट एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया. वहां भगाने से कहीं और जाके बैठ जाते हैं. पर ओवरऑल वी हैव टू टेक अ स्टॉक एंड पुट देम आउट. दिस वन एस्पेक्ट आई एम टेलिंग यू ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. So same thing was done in Kashmir. Now coming back to your point, when I was posted in 2001, right, the situation in 2001 was very, very, tough. कारगिल हो चुका था. कारगिल में पाकिस्तान ने मुंह की खा चुकी थी. उसको बजाया था हमने पाकिस्तान को बुरी तरह, और वो हर बार बचता है, फिर भी आता है बेशर्म की तरह. कुत्ते की दुम जो होती है ना, टेढ़ी है, वो टेढ़ा ही रहेगा. और उसका जो वो भी है ना, मैप कुत्ते जैसा ही है. सो पाकिस्तान started sending this of foreign origin, जिसको बोलते हैं पंजाबी एंड वहाँ के तहरीक तालिबान वहाँ के भेजने लग गया. क्यों? तो कश्मीरी स्लोली, जैसे बस बताया था मैंने, यासीन मलिक वगैरह जो लोग थे, स्लोली स्टार्टेड गिविंग अप द आर्म्स. दे रियलाइज कि कश्मीरियों को यूज कर रहा है पाकिस्तान. ये बाद में उनको रियलाइज हुआ कश्मीरियों को. राइट. एंड मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी, आई एम टेलिंग यू अगेन, आर गुड पीपल. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी साइड. उनको सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अच्छा डेवलपमेंट चाहिए. मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज. बट कुछ जो है खराफती, जो जमाती इस्लामी के साथ मिले हुए हैं, जो पाकिस्तान के आईएस के साथ मिले हुए हैं, वो जो है वो पूरा पॉलिटिकल गेम खेलते हैं. राइट. और जो अच्छे लोग हैं उनके खिलाफ है. देयर आर मेनी कश्मीरी हु हैव हेल्प्ड अस इन गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टेरर. तो वो भी वहीं के हैं ना. राइट. तो 2001 की बात जो बता रहा हूं मैं, अपने बोला ना वहां पोस्टेड थे तब आप, तो तब सिचुएशन वाज ग्रिम. हर दिन आपको न्यूज में, उस समय की पुरानी न्यूज देखिए, हर दिन कोई गाड़ी ब्लास्ट हुई है, किसी के पोस्ट पे अटैक हुआ है, जैश ए मोहम्मद ने अटैक किया है, लश्कर ने अटैक किया है. ये सब बहुत न्यूज में था. अभी आजकल देखोगे तो आपको एक या दुक्का मिलिटेंट मिलेगा. अभी रिसेंटली 7 मारे हैं, वरना बहुत कम हो गए वैली में. पर उस समय का जो माहौल था, देयर वाज टफ सिचुएशन. And in that I was posted to Kashmir as a captain, and I was posted to an RR battalion. Now your question of RR battalion, right. There I got to RR battalion, और वहां फिर ये सब मैंने एक्शन 2-3 साल में देखा है मैंने. सर, एक ऑफिसर का नॉर्मल डे कैसा होता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट जोन? क्योंकि आपने अपनी आंखों से वो चीजें देखी हैं, राइट, जो हो सकता है कि आज के समय के ऑफिसर्स ना एक्सपीरियंस ना कर पाए या फिर ना देखते हो, बिकॉज आपने अपने टाइम पे बहुत वो चीजें करी हैं. करेक्ट. जिससे कि आज चीजें बदल चुकी हैं. करेक्ट. देखो, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट सिचुएशन, एवरी ईरा इज डिफरेंट ईरा, एवरी व्हाट यू से जनरेशन हैज डिफरेंट चैलेंजेस. तो हमारे चैलेंजेस अलग थे. वी आर मोर इन्वॉल्व्ड आफ्टर कारगिल वॉर. हमारे बैच, मेरे बैच के बच्चे कोस्टमेट्स, विजयन थापड़ इज माय कोस्टमेट. उसका लेटर आप सुनिए, आपको मतलब बिल्कुल आंखों में पानी आ जाएगा. उनका लेटर अगर सुनोगे आप, पढ़ोगे तो, विजयन थापड़ का. तो हमारी बैच वाज इन्वॉल्व्ड इन कारगिल वॉर, और उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी में वी लॉस्ट मेनी पीपल. सो दैट टाइम दैट ईरा वाज उस टाइप का था. आज टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड है. आज ऑपरेशन सिंदूर वाला है, मिसाइल टू मिसाइल. उस समय कॉन्टैक्ट बैटल वाज इंपॉर्टेंट. तो वो चेंजेस होते रहती हैं. हर एक जनरेशन को अलग चैलेंजेस थे. हमने किया, वो हमारा नसीब था, हमारा लक था, हमारा जो भी लाइफ में, एज यू से एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट पाथ. तो हमारा था, वो हमने किया इसलिए आज कम नहीं है, ऐसा नहीं है. हमने किया उस समय. आज बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आज कश्मीर के लोगों को समझ में आने लग गया है, डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ, इसलिए बहुत कम हो गया. पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया, बिकॉज वहाँ फेंसिंग हो गई है. अच्छा, तो वो चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पर ऐसे नहीं कि आज के ऑफिसर्स को, यस चैलेंजेस कम है, पर मे बी चैलेंजेस अलग हैं, दूसरे चैलेंजेस हैं. राइट. ऑपरेशन चैलेंजेस है, अभी सिंदूर हुआ है तो ड्रोन वाले चैलेंजेस है. तो डिफरेंट चैलेंजेस हैं. हमारे समय जो आपने कहा था, typical day ओके, of an officer in the conflict zone. कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब हमारे समय का था कि इट वाज वेरी वेरी टफ, बिकॉज हर दिन जहाँ मैं एरिया में गया था, कुपवाड़ा वाज दैट एरिया, एंड वी ऑल इन्फेस्टेड विद लश्कर, जैश. जंगल वहाँ बहुत है, जंगल, गांव और एक आधा छोटा सा शहर. तो उस इलाके में चैलेंजेस ये थे कि दे हैड अ गुड प्लेस टू हाइड जंगल्स में. एंड जंगल्स भी ऐसे नहीं है, आप देखोगे अगर माउंटेन्स आसपास देखोगे कहीं, अगर हिमाचल में जाओगे या कश्मीर में देखा होगा, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज ट्रीज, देवदार के बड़े बड़े पेड़,
6-7 फीट अंडर ग्रोथ, उसके अंदर कहीं ना कहीं 2-4 मिलिटेंट जाते थे, बैठते थे. तो चैलेंज ऑफ ए वॉर इज डिफरेंट फ्रॉम ए चैलेंज ऑफ ए प्रॉक्सी वॉर. वॉर में आपको पता है दिस इज अ प्लेस, यहाँ प्रॉपर आपको ऑब्जेक्टिव है. कारगिल में जैसे यू गो अटैक दैट फ्यूचर, टाइगर हिल कैप्चर करो, उसमें आपको पता क्लियर यहाँ दुश्मन है, पर यहाँ पता ही नहीं दुश्मन कहाँ है. गांव में वो एज ए सिविलियन बन के आएगा, पूरा देखेगा, रेकी करेगा, उनके गांव में उनकी इन्फॉर्म होते, इन्फॉर्मेशन पूछेगा, निकल जाएगा. यू कैन नॉट फाइट हिम, यू डोंट नो, बिकॉज उसका वेपन नहीं है. वो देख रहा है आपको, तो दैट इज वन चैलेंज. वो जाके हाइडआउट में बैठेगा, उसको पता है उसके गांव में कोई ना कोई बताने वाला उसको है. आज वो इस लोकेशन बैठता है, कहीं किसी और में लोकेशन बैठेगा. हमको पता था कि आज इस डॉग में बैठा है, एक्स डॉग में. हम जाते थे वो डॉग में सर्च करते थे, नहीं होता था. सो व्हाट चैलेंजेस एज ए यंग ऑफिसर व्हिच आई हैड वेयर व्हेन आई वाज पोस्टेड टू RRR, फर्स्ट वाज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लेस ऑफ दैट, रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है ना. आज इस गांव में आए थे 4 उस गांव में चले गए, 4 वहां से उस गांव में चले गए, ये इंफॉर्मेशन था. पर रियल टाइम की आज यहां बैठा है नहीं आता था, क्योंकि गांव वाले इंफॉर्मेशन हाई रिस्क. यस, तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था हमको. सेकेंडली द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द टेरर, वो क्या करते थे, हिट एंड रन. टेररिस्ट सामने आएगा, फायर करेगा, भाग जाएगा. अब कुछ आईडी लगाएगा, भाग जाएगा. हिल पुट इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस अंडर व्हीकल, रोड के ऊपर लगाएगा, भाग जाएगा. पिच बैटल नहीं देता था आपको. इसका मतलब इज एम वाज टू हैरास यू, पुट योर मोरल डाउन, टू हिट यू, इन्फ्लिक्ट टेल कैजुअलिटी, जितना आपको ब्लीड करे ब्लीड करना था. सो दैट इज व्हाट वाज हिज टैक्टिक्स. राइट. आपके साथ कभी नहीं लड़ेगा, आप फंस गया तभी लड़ेगा. दैट वाज हिज एम. सो उस समय एक तो सेकंड चैलेंज वाज टैक्टिक्स. थर्ड वाज पीपल वेर स्लाइटली स्केर्ड टू इंटरेक्ट विद अस. नोबडी यूज्ड टू कम एंड गिव इन्फॉर्मेशन. ऐसा क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको मारते थे. तो टेररिस्ट यूज्ड टू यूज वायलेंस अगेंस्ट पीपल. वी हैड लॉ, सो टेररिस्ट इज लॉलेस, वी आर अंडर लॉ. टेररिस्ट टू यूज वायलेंस, वी आर यूजिंग ओनली talking to them. He is invisible, I am visible. In that battle zone I am visible everywhere. हम यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, he is invisible, पता ही नहीं है. आपको यही नहीं पता कि कौन कहां से कब निकल के आएगा. Exactly. To first place out, that was the challenge. Information. Then third is the terrain. Terrain, वहां का जमीन, कभी नाला है, कभी पहाड़ी है, कभी जंगल है, और हर एक जमीन चप्पा चप्पा आपको पता होना चाहिए. सो ये सब चीजें चैलेंजेस वहां थी. टेरेन, इंफॉर्मेशन, मोडस ऑपरेंडी एंड पीपल, दे वर नॉट फ्रेंडली इनिशियली. सो इसको चैलेंज को कैसे ओवरकम किया हमने, एंड देन वी स्टार्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन. आई यूज्ड टू गो टू एवरी फॉरेस्ट. पूरा फॉरेस्ट हम पैदल चलते थे, हर एक पगडंडी कहाँ कहाँ है. सो दैट मैप इज टू बी इन आवर ब्रेन. रात को भी हम चले जाते थे, बिकॉज हमको चल चल के उस इलाके में, हमको पूरा इलाका, मेरा जो AOR था जिसमें 25 से 30 गांव थे, 25 से 20 किलोमीटर का जंगल था, पूरा हमको दिमाग में चप्पा चप्पा पता होना चाहिए था. पेट्रोलिंग करो, एम्बुश करो. पेट्रोलिंग मतलब 1 बजे से दूसरी जगह जाना, पता करना, गांव में जाना, पता करना. सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड माइंड मैपिंग एंड मैपिंग ऑफ द टेरेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद धीरे धीरे वी स्टार्टेड डेवलपिंग आवर इन्फॉर्मर्स. इन्फॉर्मेशन कैसे, जैसे गांव में कोई है, किसी से हमने बात कर लिया, कभी कोई बताएगा नहीं, बट किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कभी किसी के ने टेररिस्ट के भाई को मारा है, तो ही यूज्ड टू बी हेल्पफुल टू अस. इनडायरेक्टली धीरे धीरे बताएगा. कभी कभी टेररिस्ट बहुत गलत काम भी करते थे, विमेन चिल्ड्रन को बहुत गंदी तरह से बिहेव करते थे, तो वैसे फैमिलीज भी हमको बताते थे. देयर वर सम इंटेलेक्ट हु रियली डिड नॉट लाइक टेररिस्ट एंड दे वर प्रो इंडिया. भारत के साथ थे वो वहां के लोग, पर वो बता नहीं पाते थे. तो धीरे धीरे हमने करके कल्टीवेट कर दिया, और ऐसे हमने वहां अपने एक नेटवर्क बना दिया. लोकल पुलिस भी इनिशियली डिफंक्ट थी, बट 90s के बाद, 80s 2000 के बाद स्लोली पुलिस आल्सो स्टार्टेड कमिंग ऑन दी मेन रोल. दे आल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इन्फो, JN के पुलिस भी. तो ऐसे धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बन गया. फिर उसके बाद फिर यू सेइंग ऑपरेशन के बाद. हाँ बताइए सर. आपने अपने 24 साल के करियर में से 10 साल कश्मीर में बिताए. यस. एंड यू हैव आल्सो बीन पोस्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस, राइट? आपने नॉर्थ ईस्ट में भी
टाइम स्पेंड किया, आपने फार वेस्ट में भी टाइम स्पेंड किया, आपने साउथ ईस्ट में भी आपने टाइम स्पेंड किया, आपने साउथ में भी टाइम स्पेंड किया, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने हर जगह पे चीजें एक्सपीरियंस करी, राइट? सो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया? See, I have been to Sikkim, I have been to Rajasthan, I have been to Punjab, Secunderabad, and then Kashmir, and then Jammu, and a lot of places. So all over. So for me, India is a very beautiful place to be in. We are blessed. मैं बोलता हूँ हम सब नसीब वाले हैं जो भारत में पैदा हुए हैं. इतना ज्यादा वैरायटी है, वेरिएशन है, पर इसी के साथ हमको जोड़ने वाली चीजें भी हैं. जैसे नॉर्थ में वी हैव पंजाब, यूपी, हरियाणा, और इस इलाके में जैसे बिहार में हम बोलेंगे, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, राम किशन बोलते हैं. राम किशन. द मोमेंट यू कम डाउन टू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड दैट एरिया, हम बोलेंगे राम किशन, है ना, राम कृष्ण. राम किशन बोले ऊपर में नॉर्थ में, नीचे हमारे गुजरात में इसमें क्या बोलेंगे, राम कृष्ण, है ना, राम कृष्ण, कृष्ण लगाएंगे, कृष्ण लगाएंगे. जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे आंध्रा, कर्नाटका और उस इलाके में, वहां बोलेंगे रामा कृष्णा, रामा कृष्णा. द मोमेंट यू गो टू तमिलनाडु एंड केरला, जैसे रमनन कृष्ण. तो आइडिया ऑफ इंडिया इज just variation of names, but we are tied down by this cultural heritage. Whatever you say, Sanatan bolo, Hindu bolo, jo bhi bolo, but this cultural heritage which just Ram Kishan se Ramnan Krishnan. This is the idea of India. Beautifully. One. Secondly, beautiful food. The best of the cuisines which I have. Kashmir se leke, aap go to any state, I really enjoyed that cuisine. I am really blessed to have different type of foods. राजस्थान का अलग सी है, नान मास है, अलग से खाना कश्मीर का है, रोगन गोश है, अलग से सिक्किम का तुपका है, हो तो महाराष्ट्र में अलग से हमारा है, गुजरात. सो वी आर ब्लेस्ड. आई एम टेलिंग इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ कलर्स, अल्टीमेट कलर्स. अगर आप उसको बिहू बोलते हो, हम उसको क्या बोलते हैं, आप क्या बोलोगे उसको, बिहू को आप जो बोलते हैं इन असम, सेम थिंग इज कॉल्ड संक्रांति, मकर संक्रांति बोलते हैं यहाँ. मकर संक्रांति बोलेंगे. नीचे ऊपर उसको आई थिंक मकर संक्रांति इज इन यूपी एंड ऑल दैट. ऊपर मेरे ख्याल से उसको ये बोलते हैं क्या, बैसाखी, बैसाखी बोलेंगे. एंड साउथ में ओनम बोलेंगे. ऐसे सेम action, same festival, different names. So we are very blessed to have be. So idea of India is Ram Kishan to Rama Krishna. Wow.